जी, जी, स्वागत। नमस्कार, मैं गौतम सागर, जर्मनी से विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जा रही है और बाद में सामाजिक माध्यमों पर साझा किया जाएगा ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है ताकि दुनिया का हर देश इस भाषा से रूबरू हो सके। मेरा तो मानना है कि प्रवासी भारतीय लोगों को भी इसी वजह से हिंदी से जुड़ने का मौका मिलता है और साथ साथ ऐसा उत्सव विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के बच्चों को भी हिंदी भाषा के लिए प्रेरित कर सकता है। नागपुर में 10 जनवरी 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। बाद में 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस दिन को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। आज रविवार का दिन है। आप सभी अलग अलग देश महादेश से जुड़े हैं। यहाँ जर्मनी और इंग्लैंड में सुबह है, भारत में दोपहर, सिंगापुर, कुआलालंपुर और सियोल में शाम, तो मेलबर्न में रात। आज हम सभी के साथ अलग अलग विधाओं से हिंदी के बहुत सारे प्रेमी जुड़े हैं। कुछ आज के वक्ता हैं तो कुछ श्रोता। आज के कार्यक्रम के सह संयोजक श्री हरिकिशन शर्मा हैं, तो वक्ता श्री प्रताप सोमवंशी, श्री शिशिर सोमवंशी, प्रोफेसर इमेरिटस विक्टर स्मेत्सेक, डॉक्टर अनंत मोहन दास और श्रीमती सपना केकरे। कुछ दिन पहले जब हरिकिशन जी से मैं अपने हिंदी से लगाव के बारे में बातें कर रहा था और बचपन में लिखे एक शेर सुना रहा था। शेर सुनिएगा। चांद भी शर्मा जाता, चांद भी शर्मा जाता अगर दीदार तेरा पा गया होता। चांद भी शर्मा जाता अगर दीदार तेरा पा गया होता। अगर गुजर जाती पास कमल के, वह भी महक पा गया होता। तो ऐसी ही बातें चल रही थी। शुक्रिया। तो ऐसे ही बातें चल रही थी, उसी वक्त आज के उत्सव को आयोजन करने की बात आई। उनका सहयोग मिला और शिशिर सोमवंशी जी के हौसले से बात बढ़ी। मेरे सारे दोस्तों ने भी खूब हौसला बढ़ाया, चाहे वो विद्यालय के रहे हों, महाविद्यालय के रहे हों या आज के दोस्त रहे हों। सब लोग जुड़ते गए और आज हम सभी साथ हैं। इसके पहले कि मैं हरिकिशन जी को आमंत्रित करूं, मैं अपने और हरिकिशन जी के संबंधों के ऊपर लिखे 4 पंक्तियों को व्यक्त करना चाहता हूं। वैसे मैं 10 साल बाद मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, कुछ ऊपर नीचे हो जाए माफ कीजिएगा। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मेरी उनसे मुलाकात हैनोवर में हुई थी, तब से अब की यात्रा कुछ पंक्तियों में। कलयुग में गुल खिले, कलयुग में गुल खिले, गौतम हरि से मिले, चंद लम्हों में ख्याल मिले, दिल से दिल मिले। फिर वर्षों तक, फिर वर्षों तक ना रास्ते मिले ना ही नदी के किनारे मिले, मगर व्हाट्सएप और एफबी पर खूब मिले। मेल के रंग खिले, हिंदी दिवस के महफिल पर साथ खिले। कलयुग में गुल खिले, गौतम हरि से मिले, चंद लम्हों में ख्याल मिले, दिल से दिल मिले। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं हरिकिशन जी को आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द आज सभी लोगों के साथ अपना साझा करें। हरिकिशन जी अलग अलग समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं, गंगा सफाई पे के शोध के ऊपर काफी कुछ लिखते रहे हैं और अभी इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हैं। हरिकिशन जी। जी, नमस्कार। और आप सबको सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, देर से ही सही। और खास तौर से हमारे जो सभी साथी इस समय विदेश में हैं, उन सबको प्रवासी भारतीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कल ही प्रवासी भारतीय दिवस सबने मनाया है। और उसके साथ साथ विश्व हिंदी दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि गौतम सागर जी ने ये शुरुआत की, एक पहल की, उन्होंने इच्छा व्यक्त की, तो हमने कहा जितना सहयोग हमसे बन पड़ता है हम सब लोग जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और उसमें फिर प्रताप सर से जब हमने अनुरोध किया तो वो सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया आमंत्रण। और उनकी अनुपस्थिति हमारे लिए बड़ी ही गरिमामयी है। अगर वो यहाँ आज मौजूद हैं तो इससे इस कार्यक्रम की जो शोभा है वो और बढ़ेगी। और आप सब विद्वान, चाहे विक्टर साहब हों ब्रिटेन से, चाहे सपना मैडम हों, और चाहे आप लोग हों हनोवर से, आप हैं,
अनुहार जी हैं और जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उन सबके लिए ये हम हृदय से सबका आभार व्यक्त करते हैं। और खासतौर से मेरे मित्र जो जेएनयू से एमफिल हैं यशवंत गहलोत जी, वो अंतिम समय में जब मैंने उनको सूचित किया तो वो भी जुड़ने के लिए तैयार हो गए। इस समय कहीं यात्रा पर हैं, लेकिन वो रास्ते से ही जुड़ने को तैयार हो गए, तो मैं उनका भी बहुत आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। तो मैं समय आपका न लेते हुए बस मैं इतना कहूँगा कि अगर ऐसे ही हम सब लोग मिलते रहेंगे छोटे-छोटे कार्यक्रमों से, तो ये हिंदी का जो आयोजन है और हिंदी भाषा की जो विस्तार है ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ऐसे ही जानते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद हरिकिशन जी। इसके पहले कि हम महफिल सजाएं, हम अपने मित्र वाइस कॉन्सल जनरल श्री गुलशन ढींगरा इसको आमंत्रित करेंगे। वो यहाँ हैम्बर्ग में एज ए वाइस कॉन्सल जनरल इंडियन कॉन्सुलेट हैम्बर्ग में कार्यरत हैं। आज वो मित्रवत जुड़ रहे हैं। तो गुलशन जी। गौतम जी नमस्कार और सभी को नमस्कार। मैं सभी को नववर्ष पे विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। गौतम जी आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? आप सब? जी जी जी, बहुत अच्छे से गुलशन जी। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और सभी को आभार भी प्रकट करता हूं कि आप सभी अपने इतने बिजी शेड्यूल से फिर भी आपने समय निकाल के आप सब इस प्लेटफॉर्म पे एकत्रित हुए हैं। तो इंडियन कॉन्सुलेट से मैं आप सबका शुक्रगुजार करना चाहूंगा और मैं आई लुक फॉरवर्ड कि आप गौतम जी ऐसे कार्य करते रहेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर गौतम जी मेरे मतलब कि काफी अच्छे एक हमारे मैत्रिक संबंध हैं उनसे, और वो ISH के प्रेसिडेंट के रूप में भी बहुत सारे कार्य करते रहे, जो कि कोरोना के जो काफी जो एक एडवर्स परिस्थितियां जो रही हैं, तो मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा। और उसमें से ही एक की जो विश्व हिंदी दिवस के बारे में भी उन्होंने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनसे आभार प्रकट करता हूँ। और सभी को फिर एक बार फिर मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं व आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को, और आज की महफिल सजाने के लिए हमारे साथ हमारे पहले वक्ता हैं श्री प्रताप सोमवंशी जी। गजल संग्रह बेस्ट सेलर 2016 इतवार छोटा पड़ गया। अब तक पुस्तक के 3 संस्करण प्रकाशित, यूरोपियन एंथोलॉजी और वर्ल्ड पोएट्री में एकल हिंदी कवि के तौर पर शामिल, पाकिस्तान में प्रकाशित जदीद हिंदी शायरी पुस्तक में 5 नज़्में शामिल, मलाला यूसुफजई पर लिखी नज्म पूरी दुनिया में चर्चित, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला में अनुवाद, पाकिस्तान के द जंग और द एक्सप्रेस में प्रकाशित, मलाला को नोबेल मिलने के दिन वॉइस ऑफ अमेरिका से लाइव प्रसारित भी हुआ। इसके अतिरिक्त एक ऑडियो सीरीज कहन जारी, कबीर की पत्नी लोई के जीवन पर आधारित शोध परक नाटक शीघ्र प्रकाशित होने वाला है। रेडियो के लिए कई लघु नाटिकाएं लिखी, हिंदुस्तान के कार्यकारी संपादक, 30 वर्षों से पत्रकारिता में, पहली साउथ एशिया मिडिल फेलोशिप पाने वाले पत्रकार हैं। किसानों की आत्महत्या के सवाल पर काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पा चुके हैं। अमर उजाला, दैनिक भास्कर, जनसत्ता में अलग अलग पदों पर रहे हैं। अनौपचारिक शिक्षा की पाठ्यक्रम निर्धारित समिति में 1990 से 1995 तक 100 से अधिक पुस्तक प्रवेशिका के रचना मंडल में लेखक के तौर पर शामिल, 3 पुस्तकें स्वतंत्र रूप से प्रकाशित, अनेक विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता पाठ्यक्रम के विषय विशेषज्ञ, और भी बहुत कुछ जिनके लिए शब्द नहीं है। हम आग्रह करते हैं कि आप सभी प्रताप सोमवंशी जी को जोश और प्यार से सुने। और इसी के साथ मैं आग्रह करता हूं कि प्रताप सोमवंशी जी अब आगे कुछ सुनाएं। अनुरोध है कि म्यूट कर संदीप जोशी जी आप म्यूट कर। इसमें एक वक्ता जालोर का भी है अभी तो वो है। संदीप जी आप जरा म्यूट कर लें। के अंदर राजभाषा अधिकारी है यशवंत गहलोत जी, आप एक्चुअली सभी को मुझे लगता है म्यूट कर दीजिए, ताकि सिर्फ जो वक्ता है उनको आप अनम्यूट करिएगा। जी अच्छी बात है।
माधव जी, सभी लोग अब म्यूट हो चुके हैं या? शुक्रिया। नमस्कार। गौतम जी अभी जब परिचय दे रहे थे तो जैसे हमारे बचपन में एक रेडियो का स्टेशन बज रहा हो और उसी में दूसरा भी मनपसंद गाना चल रहा हो और दूसरा उसी में बजने लगे, तो उसके बाद लगता था कि ये कैसे इसको सुने, कैसे उसको छोड़ें। तो बहरहाल बहुत ही आपने आदर दिया, बड़े सम्मान से मेरा परिचय कराया, मैं आभारी हूँ। और यहाँ पे जितने नाम स्क्रीन पे दिख रहे हैं सबका को बहुत बहुत आभार। डॉक्टर सपना केकरे, हरी जो मेरे भाई और बच्चे की तरह हैं, और प्रोफेसर विक्टर, अनुहार जी, यशवंत गहलोत जी और जुवेनाइल जैनी जी। स्क्रीन का नाम ही मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि स्क्रीन का नाम किसी का न मिलता हो। सोहित जी, डॉक्टर अनंत, गुलशन जी, चेतन और पलक और रितिका। ये एक आप देखिए कि सब लोग कोरोना को कोसते रहते हैं, कोसा भी जाना चाहिए, इसने बहुत कुछ हमसे छीना है। लेकिन क्या हम एक साल पहले कल्पना कर सकते थे कि हम इस तरह से जुड़ेंगे? हमको सबको पता था, सारे टेक सेवी लोग हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देश दुनिया को जानते हैं, लेकिन इतनी गति से जो तकनीकी था उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया था। तो आज हम इतने पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से हम लोग एक साथ जुड़े हैं और आज हम बात अपनी मातृभाषा की कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी की महत्ता के बारे में आप सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए कि मैं तो अब मेरी एक शेर है कि सभी और वो हिंदी दिवस के दिन लोग ट्विटर वगैरह पे भी डाल देते हैं कि सभी भाषाओं में संभव है लिखना, सोचना, पढ़ना। सभी भाषाओं में यूं भी है कि कई भाषाओं में संभव है लिखना, सोचना, पढ़ना, समझना खुद को हो, लेकिन तो हिंदी काम आती है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मेरे लिए हिंदी है, मेरे किसी दोस्त के लिए उर्दू है, मेरे किसी तीसरे दोस्त के लिए तमिल है, किसी देश के लिए। तो मैं जब हिंदी की बात करता हूँ तो मेरी मातृभाषा हिंदी, सबकी मातृभाषा, और जितनी भारतीय भाषाएं हैं सबको प्रणाम करता हूँ एक साथ, कि चूंकि एक परस्परता है सारी भारतीय भाषाओं का हिंदी के साथ, और हिंदी बड़ी है तो बड़ी बहन की भूमिका रहती है कि बाकियों सबको सहेज के चले। तो बाकी सबको सहेजते हुए जो हिंदी दिवस है, इस हिंदी दिवस की मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मैं आप देखिए कि कितना विशाल भाषाई का परिवार है हमारा। 2011 के सेंसस अगर हम देखें तो 19,500 के आसपास डायलेक्ट बोलियां हैं हमारे यहाँ, और बोलियां ऐसी कि जिनके नाम भी भाषा के हैं, जैसे ब्रज भाषा जिसका लिखित व्याकरण है। तमाम सारी बोलियों के पूरे जो भाषा के मानक होते हैं, आधुनिक भाषा के मानक, उन पे वो बोलियां पूरी होती हैं। उन बोलियों का साहित्य है, उन बोलियों में गीत संगीत है, उन बोलियों में तमाम तरह का रचनाएं हैं, और नई रचनाएं भी तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। तो हिंदी इस तरह से समृद्ध होती है, हिंदी अपनी बोलियों के साथ इकट्ठा होके समृद्ध होती है, और हिंदी परस्परता से ऐसे जोड़ती है जैसे आज हमको वर्चुअली जोड़ रखा है इसने। और मुझे याद आता है कि एक जगह में एक अलग मुल्क में खड़ा था, तो सामने वाला दिखा तो लगा हिंदुस्तानी जैसा, लेकिन जब उसने बोला तो उसने अवधि के शब्द बोले, जो मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के। तो अवधि का शब्द बोला तो मैं दौड़ के उसके पास पहुंच गया। मैंने उसी शब्द में उनसे बात की कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे लगता है ये हम सब दोहराते होंगे, हम सबके पास इस तरह का अनुभव होगा, या तो हम दौड़ के पहुंचे होंगे या तो हम तक कोई दौड़ के आया होगा। तो एक दोहा मैंने लिखा उसके बाद कि जैसे ही बोली मिली वैसे पूछा नाम, जैसे ही बोली मिली वैसे पूछा नाम, ना था कोई वास्ता ना था कोई काम।
वाह, बिना बहुत अच्छा। नाम और बिना काम के ये भाषा ही है जो जोड़ती है, वरना हम किसी से भी संवाद करते हैं तो कुछ काम, कुछ प्रयोजन अनिवार्य है कि वो प्रयोजन होना चाहिए, लेकिन जो भाषा है, जो बोली है, जो डायलेक्ट है, ये हमें बिना किसी नाम के, बिना किसी काम के हमें एक दूसरे से जोड़ देता है, और हम उससे 5 मिनट के भीतर इतनी सघनता से जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है हम बहुत पुराने परिचित, पहले से परिचित हैं। क्योंकि होता भी है कि हमारे जो रक्त में उस जो बोली का संस्कार होता है वो पीढ़ियों से शामिल होता है, उसके भी पीढ़ियों से शामिल होता है, तो 5 मिनट में पीढ़ियों का रिश्ता बन जाता है। तो आप सबसे भी अभी 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के का परिचय है, स्क्रीन पे देखने का परिचय है। अभी मुझे मौका मिलेगा, मैं आप सबको सुनूंगा भी। तो और मुझे लग रहा है कि जब आज हम ये सत्र शुरू करेंगे तो समापन करेंगे तो समापन नहीं होगा, एक बीज पड़ेगा, वो बीज जो पौधा बनेगा, जो पौधा फिर पेड़ बनेगा, और पेड़ बनेगा फिर उसके फल आएंगे, और हम इससे अच्छे अच्छे और सारे आयोजन भी करेंगे, और एक परस्परता से हम एक दूसरे से जुड़े भी रहेंगे। तो भाषा के संबंध में कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो पत्रकार हूँ पेशे से, तो मेरे लिए हमारे लिए कहा जाता है कि मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल। तो हम किसी चीज़ के मास्टर नहीं हैं। तो यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर साहब लोग हैं, बहुत सारे प्रकांड लोग हैं, तो हम लोग क्या है कि इधर उधर सबकी जो सूचनाएं हैं वो इकट्ठा करके ही हम ज्ञानी बन जाते हैं, होते नहीं है। तो बहुत सारी बातें, तो आज भी मुझे लगता है कि मैं लोगों को सुन के बहुत कुछ जानूंगा, बहुत कुछ समझूंगा। पिछले दिनों यहाँ गुड़गांव में, मानेसर में नेशनल ब्रेन रिसर्च काउंसिल है, एक संस्था है भारत की जो मानव मस्तिष्क पे काम करती है। तो उसका उसकी एक रिसर्च का मुझे पता चला। तो एक डॉक्टर रुचि थी, फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि और भी शोध होंगे, मेरे संज्ञान में ये पहला शोध था कि जो मातृभाषाओं में जो बच्चे पढ़ते, लिखते, बोलते, सीखते हैं, उनकी जो वृद्धि है वो 10 गुना अधिक होती है। तो मुझे जाके एक वैज्ञानिक महत्व पता चला। अन्यथा आज हम दिल्ली में या कहीं भी हिंदी बोलते हैं तो खासतौर पे जो लोग हिंदी के परिवेश से नहीं हैं, उनका ये कहना कि मुझे हिंदी में दिक्कत होती है, वो मुझे समझ में आता है। इसे गुलशन धिंगरा जी ने कहा। लेकिन मुझे तब बड़ा लगता है कि जब कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, इस तरह के जगहों का व्यक्ति वो हिंदी बोलने से परहेज करता है। और आप सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 2 भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। एक भाषा जो नहीं आती है तो हम गर्व से बताते हैं कि माफ कीजिएगा मुझे हिंदी नहीं आती, और एक भाषा जो नहीं आती अगर अंग्रेजी, तो हम इतने शर्मिंदा होते हैं कि हिंदुस्तान में साल में 300 से अधिक आत्महत्याएं हो जाती हैं उन बच्चों की जो एम्स में पढ़ने आते हैं, आईआईटी में पढ़ने जाते हैं, और वहां अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते या अंग्रेजी पढ़ने में कमजोर हो जाते हैं। पिछले 2 साल पहले ही एक आत्महत्या अंग्रेजी न जानने के कारण, कम जानने के कारण एम्स के बच्चे ने यहाँ दिल्ली में की थी। तो मैं सोचने लगा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि वो बच्चा कितना प्रतिभाशाली रहा होगा, एम्स की परीक्षा में उसने पास किया होगा, और फिर उसको कहीं कुछ रोध अवरोध आया होगा, कुछ आसपास का जो उसका परिवेश है, उस परिवेश में उसको उस तरह की स्वीकृति नहीं मिली होगी, तो उस बच्चे ने ऐसा कदम उठाया। यानी ये कोई ग्रंथि है जो हम अपने परिवार, परिवेश, सब जगह पालते रहते हैं, और जो चीजें होती हैं उसके बाद हम वो यहाँ तक ग्रंथि बन जाती है कि हम जान देनी पड़ती है बच्चे को। अभी उर्दू के एक बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी पिछले दिनों नहीं रहे, तो उनकी बेटी हैं 12, तो 12 उर्दू अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में। कल हम एक वेबिनार में
रात में थे, जो फारूकी साहब को ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, पूरी दुनिया से लोग थे। तो बारह उनका नाम है। तो वो कहती थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरा नाम जो बच्चे थे वो 12-13 कहते थे। तो क्या मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तो मैं घर आती थी तो मैं अपने अब्बा से लड़ती थी कि ये क्या आपने मेरा नाम 12-13 रखा है। तो उन्होंने कहा 12 तुम्हारा नाम क्या, अंग्रेजी वाले भी उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो मेरी जो अंग्रेजी की भी टीचर है वो भी मुझे 12 बैरन कहती हैं। तो 12 को वो बैरन कहती थी और वो 12-13 कहती थी। तो उन्होंने कहा कि जो 12 का अर्थ नहीं जानते वो जाहिल हैं, जो 12 को नहीं समझते उन वो अज्ञानी हैं। तुम अपने दिमाग में ग्रंथि मत लाओ। तो भाषा को लेके ये जो हमारे बच्चों के मन में जो ग्रंथियां आती हैं, खास तौर पे जो हम हिंदी पट्टी के लोग हैं, यहाँ जिनके मन में जो ग्रंथियां आती हैं, खास तौर पे इस तरह के दिन, इस तरह के आयोजन उस ग्रंथियों को कम करें, तो भाषा का मान सम्मान बढ़ाएं, तो यही इन दिवसों की सफलता होगी। और ये कितनी उपलब्धि की बात है कि इतने सारे लोग, चाहे डॉक्टर गौतम और बाकी मित्रों को मैं देखता हूँ कि अपने भाषा से परदेश रह के, जिनकी कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है भाषा, जिनकी कोई बोलने की वहाँ ज़रूरत नहीं है भाषा, जिनके कोई बाजार की कोई मजबूरी नहीं है कि दिल्ली के बाजार में आप अंग्रेजी बोले लेकिन आपको सब्जी तो हिंदी में मिलेगी, आप बड़े अंग्रेजी बोलता हो तो फिर आप सब्जी नहीं मत लाइए, आपको दुकानों में दिल्ली के बाजारों में तो हिंदी बोलनी पड़ेगी। तो लेकिन वहाँ जहाँ कोई मजबूरी नहीं है, वहाँ मन है, और मन ही सर्वोच्च होता है कि मन से जो आप अपनी भाषा को, उसकी चेतना को आप ग्रहण किए रहते हैं, और वो चेतना, भाषा की चेतना आपको जो पूरे समाज से जोड़ती है और हमको इतनी दूर से जोड़ती है कि हमारे भीतर कई सारी जगहों पे कई समंदर हैं, कई बैरल लैंड हैं, और इसके बाद भी हम ये बजरिए इंटरनेट हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं और हम एक दूसरे के सामने अपनी बात कह पा रहे हैं। तो भाषा को लेके मेरा सिर्फ इतना ही कहना था, और बहुत बहुत आपको स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कहना था। बाकी लोग भी अपनी बात कहें, फिर जैसा होगा गौतम जी कहेंगे वैसे। प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया। लेकिन अगर आप इस मंच पे जुड़े हैं और आपकी कुछ गजलें और कुछ कविताएं ना सुनी जाएं तो महफिल पूरा नहीं होगा। जैसे आपका एक बहुत ही फेमस जो गजल के हैं कि भाई राम तेरे युग का रावण अच्छा था, ऐसी जो नज़में जो कि हर साल कई बार लिख दी जाती हैं, कभी तो पता भी नहीं चलता कि इसको लिखा किसने है। ये आपकी आवारा कविताएं, आवारा कुछ शेरो शायरी, उन आवारा कविताओं को अगर हमसे साझा करेंगे तो शायद हाँ, महफिल नहीं, का रंग बढ़ेगा। मैं सुनाता हूँ। तो ये जो जिस शेर का आपने जिक्र किया, वो उस सिलसिले से क्या कि राम, रावण, सीता, लक्ष्मण, ये सारे प्रतीक लेके मैंने अलग अलग गजलों में अलग अलग शेर कहे हैं। तो अलग अलग शेर अलग अलग समय पे याद किए जाते हैं। तो ये एक शायर का ये शेर है जो आपने कहा, एक जुमला है कि अच्छा शेर आवारा हो जाता है, कि अच्छा शेर आपका नहीं रहता। तो ये शेर आवारा है या नहीं है, लेकिन मैं आपको इस सिलसिले का 3-4 में शेर सुनाता हूँ जो राम, रावण, सीता इन सब के संदर्भों को लेता हुआ आज के समय को व्याख्यायित करता है। ये था कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। वाह। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। और सिंहासन हो, मर्यादा हो, राम भी हो, ये मुश्किल है। सिंहासन हो, मर्यादा हो, राम भी हो, ये मुश्किल है। ओहदा पैसा आ जाने पर रावण भी हो जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। शेर ये है कि बहुत अच्छा। राम के संग सीता मैया तो हर युग में वनवास गई हैं। राम के संग सीता मैया तो हर युग में वनवास गई हैं। राज तिलक के बाद मगर निष्कासन भी हो जाता है। राज तिलक के बाद
और एक शेर ये है कि लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी। लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी, सारे रावण घर के अंदर निकलेंगे। बहुत अच्छा। लक्ष्मण रेखा भी बहुत खूब। आखिर क्या कर लेगी, सारे रावण घर के अंदर निकलेंगे। और लोगों ने यहाँ राम से सीखा तो यही बस, लोगों ने यहाँ राम से सीखा तो यही बस, हर शख्स ही सोने का हिरण ढूंढ रहा है। और एक शेर ये है इस सिलसिले का आखिरी शेर कि राम की सबरी जंगल में तो रहती है। डॉक्टर शिशिर सोमवंशी फॉरेस्ट्री साइंस के देश के बड़े जाने माने विद्वान हैं, तो ये फॉरेस्ट्री साइंस का शेर है। तो राम की शबरी जंगल में तो रहती है, बेरों पर उसका अधिकार नहीं होता। पेड़ सरकार के हैं, जंगल में सबरी रहती है। कि राम की सबरी जंगल में तो रहती है, बेरों पर उसका अधिकार नहीं होता, बेरों पर उसका अधिकार नहीं होता। तो ये इस सिलसिले में 4-5-6 शेर थे। मैं कुछ और सुनाता हूँ आपको। एक जी मैं जी जी, कविता कृपया करके सुनाएं। एक मैं कविता आपको सुनाता हूँ। जी। जीत गए हैं बच्चे। ये भारत में 26 जनवरी को बहादुर बच्चों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन बार बार मेरे मन में ख्याल आता था कि हम अखबारों में खबरें छापते हैं कि हर घाट पे डूबने वाले को एक बच्चे ने बचाया। वो बच्चे वो होते हैं मल्लाहों के बच्चे जो पैसे गिनने बीनने के लिए अंदर जाते हैं, नदियों में रहते हैं या घाट पे रहते हैं, कूद के बचा लेते हैं। उन बच्चों में किसी को कोई सम्मान नहीं मिलता। और उन बच्चों से कुछ मैंने बात की तो ये जो है उन बच्चों से बातचीत के बाद जो एक पूरा चित्र बना, तो मैं इस कविता के जरिए वो एक चित्र बनाने की कोशिश करूंगा। कविता का शीर्षक है जीत गए हैं बच्चे। बहुत खूब। पलक झपकते ही बड़े हो गए हैं बच्चे, कुछ देर पहले तक जो बालू में खेल रहे थे, इस समय उन्हीं बच्चों की टोली नदी के भीतर लहरों से जूझ रही है। एक डूबते हुए आदमी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। बच्चे बड़ों से कई गुना बड़े नजर आ रहे हैं। लहरें हार गई हैं, जीत गए हैं बच्चे। वाह, बहुत अच्छा। यमराज के हाथों से छीन लाए हैं एक बार फिर एक जिंदगी। मैले कुचैले कपड़े पहने और पानी से चिपके वालों वाले ये बच्चे गंदगी के पहचान नहीं, सभ्यता के वाहक नजर आ रहे हैं, जो अपने सामने किसी को मरता हुआ नहीं देख सकते। इन अनपढ़ बच्चों को समझ नहीं आती शुक्रिया की भाषा। अपने किए के एवज में नहीं मांगते ये वीरता के पदक। फोटो छपने की कोई बेचैनी नहीं है इनके चेहरे पर। कभी नहीं पूछते बचाए आदमी का नाम और पता। बेहोश आदमी के होश में आने पर सभी हंस पड़ते हैं एक साथ। एक सुख सबके हिस्से बराबर में बढ़ जाता है। हाँ, ये सामने पढ़ लेते हैं सामने वाले की आंख में कृतज्ञता की भाषा। इसमें पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। मरने वाले रोज चेहरे बदल बदल कर इन घाटों पर आते हैं, बचाने वालों का कुछ नहीं बदलता। मरने वाले रोज चेहरे बदल बदल कर घाटों पे आते हैं, बचाने वालों का कुछ नहीं बदलता। उम्र के साथ बदलती है तो सिर्फ इनकी पीढ़ियां। कल इनके पिता थे इनके घाटों पर, आज ये विरासत संभाल रहे हैं। कल आएंगे इनके बच्चे, फिर इनके बच्चों के बच्चे, सबके हिस्से होंगे 150 किस्से लहरों को हराने और मौत पर जीत दर्ज करने के। बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही शानदार जी। तो बहुत अच्छा बोले और मन कर रहा है कि आपसे हम बस सुनते ही रहें। इसके पहले कि आप विदा लें, हम फिर भी थोड़े से जिद्दी हैं और अनुरोध करेंगे कि आपकी एक और बहुत ही फेमस सी शायरी जो है, तंग नजरों वालों से मुझको डर लगता है, अगर वो एक बार सुना दे तो बस मजा ही आ जाएगा। वह गजल के बहुत तीन चार शेर हैं। ये रेखता ने इसका वीडियो भी डाला है, इसे आप इंटरनेट पे भी सुन सकते हैं। तो
वो ये है कि तंग नजर वालों से मुझको डर लगता है। तंग नजर वालों से मुझको डर लगता है, और दरवाजा नीचा हो तो फिर सर लगता है। बहुत खूब, बहुत तंग खूब। नजर वालों से मुझको डर लगता है, दरवाजा नीचा हो तो फिर सर लगता है। और इसको ही उम्मीद की टूटन कहते हैं। इसको ही उम्मीद की टूटन कहते हैं। इसको ही उम्मीद की टूटन कहते हैं। पहले वाला ही हमको बेहतर लगता है। वाह, इसको बहुत ही अच्छा। उम्मीद की टूटन कहते हैं। पहले वाला ही हमको बेहतर लगता है। और दिल्ली का ये फ्लैट तो दिल्ली का ये घर तो तब तक फ्लैट ही है। दिल्ली का ये घर तो तब तक फ्लैट ही है। अम्मा बाबूजी आए तो घर लगता है। वाह वाह वाह, बहुत दिल्ली अच्छा, का बहुत ये अच्छा, बहुत बहुत अच्छा खूब। प्रताप बहुत जी, बढ़िया। तब तक बहुत फ्लैट ही बढ़िया है। प्रताप जी, बहुत बढ़िया। बहुत अम्मा बढ़िया। बाबूजी आए बढ़िया। तो घर बहुत लगता है। तंग नजर वालों से मुझको डर लगता है, दरवाजा नीचा हो तो फिर सर लगता है। सबको अरे बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया। बहुत 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 एक शुक्रिया। एक बहुत और बहुत अनुरोध बहुत खूब, करेंगे सर, बहुत खूब। हाँ, जो लॉकडाउन में एक कविता थी आपकी, लौट आए हैं गाँव, आप उसकी और एक दो नज़म कुछ सुना दें। ये क्या हुआ कि लॉकडाउन में हम शहरों से खदेड़ दिए गए गांव के लोग, लेकिन आगरा में मैं एक दिन देखा ट्रैक्टर लेके ट्राली लेके मजदूर आ गए ट्रैक्टरों पे, और वो उन्हें कोरोना से बचाने के लिए वहां पे पेस्टिसाइड छिड़काव कर रहे थे। तो मतलब मैं लिटरली बैठ के रोने लगा। ये मिल गई कविता। तो ये मैं लिटरली रोने लगा कि मतलब आप देखिए, ये गांव की जो कृतज्ञता है और गांव का जो अपना मान स्वाभिमान है, उसने कुछ सोचा ही नहीं कि ये वहीं जब हम पैदल जा रहे थे शहरों से तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने एक गिलास पानी नहीं पिलाया, किसी ने कुछ खाना नहीं दिया, कंपनियों ने ऐसे ही निकाल दिया, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं भूले। तो मैंने कविता लिखी। फिर मेरे एक दोस्त हैं, बैनन इन्फो मीडिया कंपनी है उनकी, उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा ऑडियो वीडियो बनाया, तो और ये काफी वायरल हुआ। ये वायरल होने से ज्यादा मतलब मेरे मन के, चूंकि उस वक्त मैंने लिखा, और मतलब अब तो मैं पढ़ ले रहा हूँ, उन करीब 7-8 दिन तक तो मैं इसको पढ़ भी नहीं पाता था। लौट आए हैं गांव, आगरा शहर के उन सैकड़ों किसानों के नाम जो अपनी स्प्रे मशीन के साथ शहर को सैनिटाइज करने आए। शहर आए हैं गांव, शहर आए हैं गांव, कुछ पांव पांव चलकर, कुछ ट्रैक्टर बैलगाड़ियों में लदकर साथ लाए हैं स्प्रे मशीन, जिनसे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मारते रहे हैं बरसों से। आज कोरोना वायरस को मारने आए हैं उन्हीं मशीनों से। आधुनिक शब्दावली में शहर सैनिटाइज करने आए हैं गांव। वो आए हैं उस शहर को बचाने जिसने उन्हें कभी नहीं बचाया, जिसने शहर में बनवाई गगनचुंबी इमारतें, रहने को दिया तलाहटी में एक बदबूदार झुग्गी। विविधता टूटी तो सबसे पहले खदेड़े गए गांव, भूखे प्यासे रोते बिलबिलाते पांव पांव रास्ता लौट नाप कर लौट गए गांव। वे आए हैं उसी शहर को बचाने, आखिर उनकी ही तो संतान है शहर। पुरखों से सुनते आए हैं, पूत कपूत तो हो सकता है, माता को माता नहीं। पुरखों से सुनते आए हैं, पूत कपूत तो हो सकता है, माता को माता नहीं। वे उस शहर को बचाने आए हैं जिसने उनका कमाया सब कुछ ले लिया। गांव ने पेड़ लगाया तो फल और लकड़ी ले गया शहर, पी गया सारी ऑक्सीजन। अनाज उगाया बोरा बोरा लाद कर ले गया शहर। बच्चे जने
तो वे भी चले गए शहर मजदूर बनकर। वे तब भी आए हैं उस शहर को बचाने जब शहर का हर आदमी एक दूसरे से बच रहा है। जिंदगी के तमाम जोखिमों के साथ वे गली मोहल्ले घर दफ्तरों में स्प्रे कर रहे हैं। उन्हें खाना नहीं चाहिए, शहर से बांध कर लाए हैं अपने साथ बासी रोटी की पोटलियां। पानी नहीं चाहिए, बैलगाड़ी से लदा भरा हुआ ड्रम है उनके पास, सोने की जगह भी नहीं। रात तक काम निपटा कर लौट जाएंगे गांव, सैनिटाइज करके, इस उम्मीद के साथ कि कोरोना वायरस की तरह कभी तो उगेगी समझ, मरेगा शहर के मन का विषाणु और सोचेगा कि गांव जब भी आता है शहर कुछ देने आता है, लेने कभी नहीं। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, संवेदना से भरा कविता। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि हम लोग आपको इजाजत दें कि अब हम बाकी लोगों को सुने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सोमवंशी जी, इतना सारा कुछ सुनाने और समय देने के लिए। अब बाकी आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के अगले हिस्से में ऐसा सोचा गया है कि कोई बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ा है आज के कार्यक्रम में और कुछ सुनाना चाहता है, कोई भी कविता, तो वो आगे बढ़ के अपनी कविताएं जो भी पढ़ी हैं या सुनी हैं वो सुना सकता है, क्योंकि ये भी एक उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो हैं वो भाषा से जुड़े रहें। तो कोई भी बच्चा अगर कोई सुनाना चाहता है तो मैं आग्रह करूंगा कि वो आगे आए और सुनाना शुरू करे। कोई आदमी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उनको निमंत्रित भी करें। कोई सुनाना चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें? एक ये है, इनका नाम है गणेश, ये सुनाना चाहेंगे। ये हमारा गांव हाथरस में है, ये काका हाथरस की एक कविता लेके आए हैं। अरे वाह, सुनाइए सुनाइए। प्रचंड काव्य। मातृभूमि को नमन, हिंदुवासियों उठो करो गमन। हो रहा स्वदेश पर दुश्मनों का आक्रमण। पड़े सो रहे हो तुम, वक्त खो रहे हो तुम। खड़ग ले लो हाथ में, पत्नियों को साथ में। जो न चले साथ दे दो उन्हें तलाक। या क्या बेलन किसने आक्रमण किया? देवी जी ने। ओ रुष्ट हो गई, क्षमा करना प्रिय, मैं तुमसे नहीं लड़ रहा था, मैं तो एक कविता पढ़ रहा था। मालूम है तुम्हें, अपने नगर में आया है एक अंतरराष्ट्रीय सर्कस। देखने चलोगी? ऐसा है कि सीट से उछल पड़ोगी। उसमें एक पाकिस्तानी बकरा है जो हाथी की छाती पर बैठकर डंड पेलता है। चीनी चूहा बिल्ली के कान कुतरता है। भेड़िया भाषण देता है सुरक्षा और शांति पर। कबूतर बोलता है कम्युनिज्म और क्रांति पर। कौवा मोर पंख लगाकर भांगड़ा डांस दिखाते हैं। बंदर बांसुरी बजाते हैं। गधे और घोड़े युगल गान गाते हैं। उसमें एक अमेरिकन मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है। क्या कहा? नहीं जाओगी? मत जाओ मेरी लाड़ो, पर मूड मत बिगाड़ो। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, काफी मजा आया। अब मैं तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि भाई आज छोटे से बच्चे ने हम लोगों को इतना मनोरंजन किया। प्रताप सोमवंशी जी के बाद जिन्होंने इतना ज्यादा हमें आनंद दिया, उसके बाद ये बच्चों की मधुरता तो और भी आनंद को चार चांद लगा रही है। तो और भी लोग जुड़ रहे हैं जो कि सुनाना चाहते हैं, तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कक्षा 3 का विद्यार्थी संदीप जोशी जी के यहाँ से कोई सुनाना चाहते हैं तो कृपया आगे आएं और हम लोगों का मनोरंजन करें और कविता पाठ पढ़ें। संदीप जोशी जी, शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। और भी कोई सुनाना चाहते हैं तो आगे। अमूल, ये लाइट है ना?
बोलिए। कोरोना कोरोना भारी देखो दुनिया भर में है, झांक रहे हैं सारे वक्त कैसा संकट घर घर है, मास्क लगाए घूम रहे सारे डरे डरे से है, अनहोनी की आशंका में चेहरे मरे मरे, बहुत चला धरती को हम कुछ तो बदला लेगी वो, रोन रोन कर लूटा सबने कुछ प्रतिशोध तो लेगी वो, प्रकृति अपनी माँ होती थी नोच नोच कर खाया है, 2 पैसे की खातिर हमने खुद ईमान गवाया, डाल तलैया नदियाँ लूटी पर्वत जंगल नष्ट की, जहर मिलाया धरती अंबर, कितने उनको हमने कष्ट दिए। बहुत अच्छा, बहुत खूब, तालियां, बहुत सुंदर, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत बहुत बढ़िया संदीप जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत आगे आभार आपका, धन्यवाद। जी जी जी, और भी लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति की है, तो हेलो। अरे वाह, बोलिए जी बोलिए। बच्चियों ने बाजार लगाया, एक पेड़ को खूब सजाया, मैना लाई अच्छे पत्ते ताजे ताजे अच्छे, बुलबुल लाई फूल रंगी सुंदर सुंदर नीले पीले, बंसजीला लाया मोर, थिरक कर करता शोर, गौरैया ले आई दाने, कबूतर बैठ गया वो खाने, कौआ करता काव काव, क्या लाओ मुझे बताओ, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और सुनाने में शौक रखते हैं पलक। मेरा नाम पलक है, मैं आपको आज एक कविता सुनाऊंगी। उसका शीर्षक है बिजली चमकी बरसा पानी, मेढक करते हैं शैतानी, भीग गई जब तितली रानी, छत नन्ही सी छतरी प्राणी। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पलक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा सुनाना। बिजली चमकी चम चमका, छाता ले निकले बाहर, पैर फिसल गए गिर गए, छाता ऊपर नीचे। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। सोहित प्लीज जुड़िए, आप भी सुनाना चाहते हैं, आपके बच्चे। जी गौतम जी नमस्कार। मेरे बच्चे दुर्गा माँ पर एक 2 मिनट का डांस करके दिखाना चाहते हैं। अरे हाँ, स्वागत है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वो मैं आप उनको जुड़ा रहा हूँ और जस्ट 2 मिनट का एक डांस। हाँ, जरूर, बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है? हाँ, बहुत नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवरविंद शिरोधिनी मादिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते, भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते।
मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कीर्विषमोषिणि घोषरते धनुधरिघोषिणि धितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि कुन्दुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते प्रियवासिनि भासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैतवगन्धिनि कैतवगन्धिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित सियोल से जुड़ने के लिए। और अभी हम लोग ये सियोल से सीधा प्रसारण देख रहे थे, आप कहें तो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सोहित, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और कोई हमारे बच्चे हैं जो कि कुछ दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि और कोई नहीं है, तो हम सभा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और आज की गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्री शिशिर सोमवंशी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। पेशे से वरिष्ठ वैज्ञानिक, वानिकी वैज्ञानिक श्री शिशिर सोमवंशी प्रेम, प्रकृति एवं मानवीय संबंधों की जटिलता के कवि हैं। कविता के साथ कहानियां और पर्यावरण जागरूकता पर आलेख लिखते हैं। अनेक साहित्यिक मंचों में सक्रिय हैं। समन्वय के प्रांतीय अध्यक्ष और ध्वनि समूह के माध्यम से देश भर में साहित्यिक दृश्य श्रव्य प्रस्तुतियां आयोजित करते रहते हैं। वर्तमान में हिंदी शोध पत्रिका शोध तरु का संपादन कर रहे हैं। नियमित ब्लॉग लेखन के अतिरिक्त ट्विटर, फेसबुक आदि सामाजिक माध्यमों में व्यापक समय देते हैं। इनकी कृतियां हैं मोह भंग के बाद, अपने अपने मोक्ष, आत्मा का अर्धांश। इनके अतिरिक्त वानिकी पर्यावरण पर 10 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। वर्तमान में संप्रति वन अनुसंधान केंद्र प्रयागराज के प्रमुख हैं। श्री शिशिर सोमवंशी जी, अब हम आपसे आगे कुछ सुनने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत धन्यवाद गौतम जी, और जितने भी साथी हमारे विश्व के कोने कोने से जुड़े हुए हैं, वो मुझे अपार आनंद की अनुभूति दे रहे हैं। और इस आपके सार्थक प्रयास की मैं हृदय से सराहना करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी से आरंभ करूंगा जो मेरे पिताजी सुनाया करते थे। कहानी में एक ब्राह्मणी थी और उसका एक बेटा था जो बहुत अच्छा कवि था। और कवियों को जैसे राजकीय प्रश्रय पुराने जमाने में मिला करता था, तो कवि जब तक राजाओं के पास जाकर अपना काव्य पाठ ना करें, उनको अपनी कविता ना दिखाएं, तो उनकी आमदनी होना संभव नहीं था। लेकिन वो लड़का जो था, इतनी अच्छी मेधा उसकी थी, इतनी अच्छी बुद्धि थी कि वो जो कुछ रात में लिखता था दूसरे दिन उसको फाड़ देता था, उसको नष्ट कर देता था। कहता था ये अच्छा नहीं लिखा गया, अब ये इससे भी अच्छा जब तक नहीं होगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं राजा के पास। तो इस तरीके से बड़े दुख में ब्राह्मणी के दिन बीत रहे थे। खाने पीने की बहुत दिक्कत होती थी। तो वहां एक साधु एक दिन आए। उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि आप अपने इस लड़के को जो इतनी अच्छी कविताएं लिखता है, इतनी अच्छी काव्य रचना करता है, आप खिलाते क्या हैं? तो ब्राह्मणी ने बोला, इसको मैं मूंग की दाल नियमित रूप से खिलाती हूँ और मूंग की दाल का भोजन ये ग्रहण करता है। और तो साधु ने कहा, देखिए आपके बहुत दिक्कत होने लगी है, तो आप कल से इसको मूंग की दाल के बजाय कुछ दिन उड़द की दाल खिलाना आरंभ कर दें। और ब्राह्मणी ने वही किया। उड़द की दाल का भोजन उस बच्चे को कराया जाने लगा, उस कवि को, जो युवा कवि था। कुछ दिन बाद में वो
युवा कवि राजा के दरबार में पहुंचा, अपना काव्य रचनाएं राजा को बताई और राजकीय स्तर पर कवि के रूप में उसको बहुत प्रोत्साहन मिला और राज्य कवि के रूप में स्थापित हो गया। तो ये मूंग की दाल और उड़द की दाल का किस्सा मैंने आपको क्यों दिखाया या क्यों बताया, वो हम अपनी भावना को लेकर चलते हैं जब तक कि ये चीज जब तक सबसे अच्छी नहीं हो जाएगी तब तक हम उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, उसको किसी को दिखाएंगे नहीं। उड़द की दाल खाने से उसको आलस्य आने लगा और मूंग की दाल से उसका दिमाग भी चैतन्य रहता था, हमेशा इस तरह सोचता था कि वो उससे भी अच्छा जब करेगा तब लेके जाएगा। यही ये कहानी बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि हिंदी भाषा को जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि इससे बेहतर, इससे अच्छा, इससे प्रांजल हम नहीं बोलेंगे तब तक हम उसको बोलेंगे नहीं, इतना शुद्ध नहीं लिखेंगे तब तक उसे लिखेंगे नहीं। जब वो एक व्यापक स्तर की या उत्कृष्ट स्तर की नहीं होगी तब तक हम उसे कहने, सुनने, बोलने में संकोच करते रहेंगे और यह संकोच हमारे शब्दों में उभर कर आता रहेगा कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। जैसा प्रताप जी कह रहे थे आरंभ में ही कि अगर उत्तर भारत के क्षेत्रों का कोई व्यक्ति यह बात को लेकर आता है कि हिंदी बोलने में उसको कठिनाई होती है तो ये एक अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आना चाहिए और वही स्थिति हमारे लिए सदैव बनी रहेगी। माता पिता का जिक्र हुआ तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि मेरे पिता वैसे तो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में उनकी बहुत अच्छी योग्यता थी और धारा प्रवाह संस्कृत में वह बातचीत करने में सक्षम थे। तो भाषाएं परिवार से, पीढ़ी से एक दूसरे के अंतर्गत चली जाती रहती हैं और मैं अपनी माँ के बारे में कहूँ, मेरी माँ ने अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं की, लेकिन हिंदी का जो साहित्य उन्होंने शिक्षा पूर्ण होने की अवस्था में भी पढ़ डाला वो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं और हिंदी का एक वातावरण, पारिवारिक संस्कार देने में मदद की और वो पारिवारिक संस्कार इस बदले युग में देने की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर आ चुकी है। आज मुझे बहुत आनंद हुआ कि छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से हिंदी के लिए आगे आए, हिंदी दिवस पर अपनी अच्छी प्रस्तुतियों को लेकर आए और ये संस्कार हम किसी न किसी रूप में उनके अंदर रोपित कर रहे हैं। मैं सभी माँ बाप को और जितने भी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं उनको इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं जानता हूं कि अगर आप लोग हैं और हम लोग इस प्रकार से प्रयास करते रहेंगे तो हिंदी विश्व में सदैव स्थापित रहने वाली है, कभी इसका अंत नहीं होने वाला है। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी क्या है और हिंदी कौन सी है। बहुत सारा टटोलने लगते हैं हम लोग, अपनी बातों को ढूंढने लगते हैं कि हिंदी वही हिंदी है कि जो पाठ्य पुस्तकों में लिखी गई हिंदी है, जिसको पढ़कर बोलने में हमारी जीभ को तकलीफ हो जाए वो हिंदी है, या वो हिंदी है जो हम आपस में घरों में बैठकर बात करते हैं, संचार माध्यमों में बरतते हैं, विज्ञापनों में देखते हैं, बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा हमारे मन में बहुत सारी ग्रंथियां बैठी हुई हैं, उन ग्रंथियों को धीरे धीरे तक हमें मिटाने की आवश्यकता है और उन गांठों को खोल देने की आवश्यकता है। पहली गांठ यह है कि जिस तरह से लिखी जा रही है देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि में जो प्रांजल हिंदी लिखी जा रही है वही हिंदी है। यह भाव आज और अभी हम निकाल कर फेंकेंगे तभी हिंदी बचेगी, अन्यथा हिंदी बचेगी नहीं। हिंदी को बढ़ाने वालों ने हिंदी का जितना नुकसान किया है उतना किसी ने नहीं किया है। हिंदी के शब्दकोश रचने वालों ने, हिंदी का अनुवाद करने वालों ने जितना हिंदी भाषा को, हिंदी के प्रयोग को नुकसान पहुंचाया है, मैं हृदय से आज विश्व हिंदी दिवस पर सबके संस्कार की भर्त्सना करता हूं। हिंदी वो हिंदी है जिसको हम सहजता से बोल लेते हैं। हिंदी में अगर कोई उर्दू का शब्द आ जाता है, कोई मराठी का शब्द आ जाता है, गुजराती, अवधी, मैथिली, भोजपुरी का शब्द आ जाता है तो उसका परिष्कार करे वो हिंदी जीवित नहीं रहने वाली। जिन हिंदी समन्वयवादी होगी, समुच्चयवादी होगी, आत्मसात करने वाली हिंदी होगी, तभी हिंदी बच पाएगी। जब तक हम तराजू लेकर भाषा को तौलते रहेंगे तो भाषा किसी कसौटी पर खरी नहीं बैठेगी
और इसको तौलने का अधिकार हमको किसी ने दिया नहीं है। और एक बात और उठती है कि जैसे प्रताप भाई अक्सर कहा करते हैं अपनी चर्चा जब हम उनसे करते हैं कि कविताओं से प्रेम करना या अपनी कविताओं से प्रेम करना में आप क्या करते हैं। तो अगर वास्तव में अगर भाषाओं से प्रेम करते हैं तो अपनी भाषा से प्रेम करने के साथ साथ अन्य भाषाओं को प्रेम करेंगे, तभी हमारी अपनी भाषा समृद्ध होने की स्थिति में आ सकती है। और हिंदी तो जब 45 करोड़ लोग विश्व में उसको समझ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसमें व्यवहार कर सकते हैं, उसमें उत्पाद खरीद और बेच सकते हैं, सौदा कर सकते हैं, तब हिंदी एक इतना बड़ा सूत्र है। उस सूत्र की मजबूती को हमको बचाकर रखना है और विभिन्न भाषाएं उसमें फूल की तरह है और वो सूत्र एक माला को गूंथ कर बनाने में हमेशा सक्षम होगा अगर हिंदी को हम उस रूप में लेकर देखते हैं। और हिंदी पे ज्ञान की बात कहें, हिंदी के विकास की बात कहें, तो कोई भी भाषा बहती हुई नदी की तरह होती है और बहती नदी अपने साथ बहुत सारे जो खनिज तत्व होते हैं, मिट्टी से बहुत सारे, गंगा यमुना का मैदान, मैं वैज्ञानिक हूं तो हम लोग जानते हैं इस बात को, गंगा यमुना का मैदान इसीलिए इतना उर्वर था कि गंगा और यमुना अपने साथ अच्छे स्तर की मिट्टी बहा कर ले आती थी और उसको खेतों में बिखेर देती थी और उसी से हमारी जो सभ्यताओं का जन्म हुआ और सभ्यताएं, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं आज जो इतने सर्वोच्च स्तर पर पहुंची हैं, इसी बहाव के कारण है। और इसी निरंतरता को बनाकर रख के ही हिंदी को हम बचा सकते हैं। हिंदी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा और गौतम जी आगे जैसा भी आदेश होगा हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर सोमवंशी जी, आप बहुत सारी अलग अलग चीजों को हिंदी के जरिए अंकित किए हैं। हिंदी की समस्याओं को, हिंदी के आकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं उसके बारे में। आप भी एक बहुत ही जाने माने कवि हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी अपनी कोई एक आवारा कविता हमारे साथ साझा कर लें, समय को ध्यान में रखते हुए। एटलीस्ट एक तो कर ही सकते हैं, जो हम भी थोड़े से 5-10 मिनट लेट चल रहे हैं, और आशा करते हैं कि हमारे श्रोतागण इससे काफी आनंद उठाएंगे। समय को ध्यान रखते हुए मैं एक ही कविता जो मुझे बहुत पसंद है और मैं यह बताना चाहूंगा कि कविताओं में हिंदी शब्दों का प्रयोग करने के बाद अगर प्रयोग करने से हम बचेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी दूसरा भी समझेगा। तो हिंदी तभी समझेगा जब हम उनको प्रयुक्त करेंगे। तो मैं एक छोटी सी कविता पेश कर रहा हूं जो जीवन के लिए भी है। मोह भंग से मोह भंग तक, मोह भंग से मोह भंग तक स्वप्नों की जो माला है, मोह भंग से मोह भंग तक स्वप्नों की जो माला है, इस माला का मोती बनकर, इस माला का मोती बनकर मैंने खुद को ढाला है, मोह भंग से मोह भंग तक। इसमें बहुत सारी हिंदी के शब्द हैं लेकिन आपको अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पीड़ा पीड़ा के अविरल सम्मोहन, पीड़ा के अविरल सम्मोहन, संकोचों में संदेहों में, संकोचों में संदेहों में, प्रश्न चिन्ह और प्रतिवादों में थोड़ा बहुत निकाला है, प्रश्न चिन्ह और प्रतिवादों में ये जो समय निकाला है, यही समय है, हिंदी का यही समय है, यही समय, बस यही घड़ी, यही समय, बस यही घड़ी जो मुझसे हंसकर कहती है, मधु के ऐसे तुहिन कणों को, मधु के ऐसे, आप लोग की संगति के जो मधुर कण हैं, मधु के ऐसे तुहिन कणों को
तुमने तो पी कर देखा है, तुमने तो पी कर देखा है, जीवन मद का प्याला है, मोह भंग से मोह भंग तक। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्री सोमवंशी जी, काफी आनंदमय रहा, काफी मजा आया, मैं तो काफी आनंद उठाया। होप आशा करते हैं कि हमारे श्रोतागण भी काफी मजा लिए इस आनंदित गीत का। तो अब हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले पड़ाव पर चलते हैं और अगले पड़ाव पर हम निमंत्रित करना चाहेंगे प्रोफेसर एमेरिटस विक्टर स्मिथसिक जी को। और यहाँ पे मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ कि उनका परिचय मुझे अंग्रेजी में करना होगा। उनका परिचय हिंदी में करने के लिए शायद हमें एक दिन की जरूरत थी कि हम उन चीजों को हिंदी में रूपांतरण कर सकें। लेकिन जैसा कि आपने कहा, हिंदी जरूरी है या नहीं, लेकिन चीजों को समझनी जरूरी है। तो मैं अभी अंग्रेजी के भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनका परिचय करूंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। Professor Dr. Victor Smithsick was the head of Department of Pelagic Ecosystem at the Alfred Wegener Institute of Polar and Marine Research. He is a citizen of India who was born in Calcutta in 1946, grew up in Kumaon, Uttarakhand, and resides in Germany since 1964. In 1986, he was appointed professor of biooceanography at the University of Bremen and head of the pelagic biology section of the Alfred Wegener Institute Helmholtz Center for Polar and Marine Research in Bremerhaven, Germany. He is a world-renowned oceanographer with expertise in plankton biodiversity and ecology of coastal waters and the Southern Ocean. His current interest is in the field of climate change mitigation. Together with scientists from the CSIR, National Institute of Oceanography, Goa, he played a leading role in carrying out the Indo-German iron fertilization experiment LOHAFEX in Antarctic waters on board of German research vessel Polarstern in 2009, which generated much interest in scientific circles and the media. Professor Dr. Smithsick has supervised numerous PhD students and published a number of papers in leading journals, over 20 in Nature and Science. This gives people who are knowing about this journal, they can understand the credibility of such a hard research works. On a variety of themes pertaining to the structure and functioning of ocean ecosystem, with emphasis on the link between biodiversity, ecology, and biogeochemistry. He has served on International Scientific Steering Committee of various research programs, on the Scientific Council of Institutions in Germany and abroad, and has received several prestigious awards for excellence in research, including the Pravasi Bharatiya Samman Award in 2012. He is the first Indian origin scientist to be awarded the Pravasi Bharatiya Samman. आइए सुनते हैं विक्टर जी से उनकी रोचक कथा। धन्यवाद गौतम जी, आपने मेरा सीवी, हाँ ये सीवी तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सीवी सुनाए, धन्यवाद। तो अच्छा, मैं अपने बारे में ये सुनाना चाहता हूँ कि आपने ये जिक्र की कि मैं भारतीय नागरिक हूँ और अभी तक मैं 50 साल से हूँ जर्मनी में, तो फिर भी उसको रखा है क्योंकि नहीं तो लोग मानते नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। नाम ऐसा नहीं है, दिखता हुआ ऐसा नहीं हूँ, तो बस पासपोर्ट निकालना पड़ता है तो तब लोग मानते हैं। तो इसके वजह से मैंने अभी तक रखा है। गुलशन ढिंगरा जी वो कंफर्म कर सकते हैं, मतलब कॉन्सिडरेशन मैं हिंदुस्तानी नागरिक अभी तक अच्छा, तो आपने कहा था ना कि मैं 18 साल की उम्र में यहाँ आया था जर्मनी में, और तो हम लोग विद्यार्थी हॉस्टल में रहा करते थे और वहाँ 2-4 हिंदुस्तानियाँ थे और पाकिस्तानी, और हम लोग मिलते थे। और सिलसिला क्या था आप समझ सकते हैं। खाना बनाने के लिए हिंदुस्तानी बिना खाने से अपना खाना नहीं जी सकता है। अच्छा, आपने कहा कि ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा हिंदी अच्छी नहीं है, क्योंकि सब ऐसे कहते रहते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा, पर
कुछ शर्म आती है क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता हिंदी बोलने की, क्योंकि मैं यहाँ जर्मनी में, लॉकडाउन भी है, तो सिर्फ गौतम जी से मैं बात करता हूँ हिंदी में, और वो भी हफ्ते में एक बार, बहुत से बहुत। तो जंग पड़ गया है मेरी हिंदी में। तो अच्छा, क्या कह रहा था? हाँ, तो हम लोग खाना बनाया करते थे, और खाना बनाते वक्त रसोई में बहुत से लोग शामिल थे, हम लोग भी और भी लोग दूसरे देशों से, ज्यादातर जर्मन। तो वो लोग गौर से सुनते थे कि ये लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग मजा करते थे ना, बहुत हंसते थे और बोलते थे हिंदी में। तो ये लोग गौर से सुनते थे और वो कहते थे, अरे तुम तो बिछड़े हुए लोग हो, क्योंकि तुम आपस में बोल नहीं पाते हो बिना अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करके। तो उसके ऊपर हम लोग शर्माते थे, और गलत की बात है। तो हमने फिर ये कहा कि अब कोई अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे ये खाना बनाते वक्त, मतलब बातचीत करते वक्त। और तो मेरी जो हिंदी है वो मैं बचपन से सीखा था, क्योंकि मेरे पिताजी जर्मन है, जर्मन के थे, वो अब गुजर गए, और वो हिंदुस्तानी नागरिक बन गए 1947 में। तो उन्होंने ऐसा किया था कि जब, मतलब मेरी माता जी हिंदुस्तानी हैं, शाहिदा आहद, तो जब मेरे बचपन के बाद, तो मेरे पिताजी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ घर में हिंदी बोलेंगे बच्चों के। एक मेरी बहन है, बड़ी बहन, तो बहन, मैं और माँ और बाप, हम लोग सिर्फ हिंदी बोलते थे उन जमाने में, जब मैं बहुत छोटा था। तो उस समय वो पिताजी ने हिंदी सीखी हम लोगों से, बच्चों से। इसी के तरीके से वो फिर सरलता से हिंदी बोला करते थे। बहुत कम वैसे विदेशी मैंने देखा जो उनकी तरह हिंदी बोल पाते थे। तो मातृभाषा मैंने मातृ दूध से भी, मतलब वो उसका जमा दिया। तो बाद में जब मैं जर्मनी आया, नहीं, और उसके बाद जब मैं हिंदुस्तान में था 18 साल तक, तो मैं सब्जी और फल हिंदी बोलते हुए खरीदता था, और नहीं तो ज्यादा मौका नहीं मिलता था। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया था, तो वहाँ अंग्रेजी पढ़ता था, तो हिंदी में अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता था। पर अब ये जर्मनी आके ये इस जर्मनी रसोई में हम लोग फिर अपना हिंदी को बिल्कुल उसको आगे बढ़ाते थे। तो ऐसा था कि हम लोग बड़े गौर से कभी कभी बात करते थे, और कुछ शब्द अगर हम लोगों को नहीं मालूम थी हिंदी में क्या कहते हैं उसको, तो फिर उसको कहते हिंदी, वो अंग्रेजी शब्द मत इस्तेमाल करो, क्योंकि लोग सब सुन रहे थे ना। तो इसके वजह से हम लोग ने बहुत अपना वो कोशिश की। और उसके बाद जब मैं पहले बार हिंदुस्तान वापस गया, तो लोग बिल्कुल ताजुब हो गए, मेरे दोस्त वहाँ के, अरे तू कैसा हिंदी बोल रहा है, तो फैमिली नहीं कहता है, परिवार कहता है। अरे बाप रे बाप। तो उसके बाद में तो मतलब इस तरीके से हम लोगों ने अपना हिंदी का वो आगे बढ़ाया। और ऐसा भी ये मैं कहना चाहता हूँ जल्दी से कि वहां भी मुझे मालूम पड़ा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, क्योंकि जर्मन कहते थे तुम्हारा तो बाप जर्मन है, तो तुम भी जर्मन हो, हम तुम हमारे तरफ हो। मैं कहता था नहीं, मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि वो खाना जो है उसमें हम लोगों को जुड़ाया ज्यादा। हाँ, तो ये मैं कहना चाहता था, हिंदी भाषा और हिंदी खाना, हिंदुस्तानी खाना, ये हम लोगों का इसी से हम लोग हिंदुस्तानी बनते हैं। बस, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक्टर जी। जैसे आपने रोचक कहानी सुनाई है, मुझे लगता है कि खासकर जो भारत के बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए काफी प्रेरणादायी है कि हम लोग हिंदी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। और भाषा सीखनी अच्छी ही चीज है, और कैसे उसको बचा के रख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ऐसी कथा को हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जहां पे हमारे साथ डॉक्टर अनंत मोहन जी इंग्लैंड से जुड़ रहे हैं गोष्ठी को आगे बढ़ाने के लिए। अनंत मोहन जी का जन्म 1930 में हुआ। गांव की अमराइयों में बीता इनका लड़ बचपन। गांव में इनकी आरंभिक शिक्षा मारवाड़ी पाठशाला और टीएनबी कॉलेज भागलपुर के बाद 54 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस व 1956 में एमएस कर अंततः 1962 में
इंग्लैंड से FRCS की डिग्री प्राप्त की। डिग्री प्राप्त करने में इनकी छात्रवृत्ति शिक्षकों और मित्रों ने काफी सहयोग दिया। बिहार स्टेट मेडिकल सर्विस एवं SKMCH के अध्यापन के उपरांत 1987 में सेवानिवृत्त हुए। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित बचपन से ही साहित्य के प्रति अनुराग रहा। किशोर वय की रचनाएं हैं इनकी हंस, सरस्वती प्रभृति पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। छिटपुट रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में छपती रहीं। इनकी प्रथम कविता संग्रह खोया हुआ आसमान वर्ष 2003 में प्रकाशित हुआ। शल्य चिकित्सक के रूप में काफी विख्यात रहे और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़े रहे और साहित्य के सृजन की ओर हमेशा अग्रसर रहे। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री डॉक्टर अनंत मोहन दास जी को कि वो अपनी कुछ रचनाएं हमारे साथ साझा करें। जी नमस्ते। ये कविताएं मूलतः हिंदी में ही लिखी गई हैं। जी नमस्ते। पढ़ सकते हैं। हिंदी दिवस पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। ये कविताएं मूलतः हिंदी में ही लिखी गई हैं। कविताएं तो कागज पर लिखे जाने के बाद हो गई हैं, किंतु उसके पहले ये सभी मन के भावों के स्वीकार थे। इसलिए आग्रह है कि इन्हें मन के भावों के आग्रह की तरह ही स्वीकृति मिले और यदि इसमें इसे कविता की मान्यता दी जाएगी तो मैं इसके लिए आपका आभार मानूंगा। भाव तो समुद्र की लहरें हैं, उठती हैं, काफी ऊपर जाना चाहती हैं, पर किनारे तक आते आते बालुका राशि में खो जाती हैं। हर लहर का अपना अस्तित्व है, वे कुछ न कुछ लेकर ही आती हैं। शंखों के टुकड़े छोटे बड़े तरह तरह की आकृतियों के सीप आते ही रहेंगे, आते ही रहते हैं। यही तो जिंदगी, यही तो है, आती ही रहती है, जाती ही रहती है। मौज में जीवन चलता रहे, मौज में यौवन चलता रहे, उम्र से नहीं भावना से प्रेरणा से चलता रहे। मेरी आपकी और सबकी यही कामना है, आपको स्वीकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे पहली पुस्तक है, पहला काव्य संग्रह है खोया हुआ आसमान। इसे कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। तारों को बार बार छेड़कर, झंकृत कर, बार बार फूंक कर बांसुरी में राग कोई छेड़कर, स्वर कोई साध कर, थिरक थिरक नृत्य कर आता है गीत कोई गे। कानों में सुखद स्वर बार बार गूंजता, बार बार लहरें किनारे तक आती फिर लौट जाती हैं। बार बार आतप से गलकर हिम नीर बन बह जाता, पत्थर पर अंकित अपनी ही गाथा कोई गाता है। अंगुली के पड़ते ही तार स्वयं झंकृत हो बज जाए, होठों पर स्पर्श से स्वर कोई फूट पर लहराए। एक दृष्टि पड़ते ही थिरक उठे ज्यों दिगंत, कोई स्वर साध्य न हो फिर भी स्वर साधन हो। मंत्र विद स्वर सिद्ध मूक मौन गीत छंद, पलकों में नित्य बंद, बार बार नाचे, बार बार गाते, बार बार गाए गीत कोई गे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनंत जी। काफी मजा आया आपकी कृतियों को सुनकर। और जी 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 जी, नेक्स्ट सेशन करना है या ये और पढ़ सकते हैं? एक कविता और पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम अगली ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। जी जी जी। बता दीजिए। कविता का शीर्षक है सारनाथ। मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर सारनाथ गया था। उसी समय की ये कविता लिखी हुई है। बेटी ने प्रश्न किया, अम्मा ये कौन है? बेटी ने प्रश्न किया, अम्मा ये कौन है? अम्मा ने कहा, ये देवता है कृष्ण भगवान।
बेटी ने प्रश्न किया, अम्मा ये कौन है? अम्मा ने कहा ये देवता है राम। बेटी ने फिर प्रश्न किया, अम्मा ये कौन है? अम्मा ने कहा ये देवता है शिव। बेटी ने पुनः प्रश्न किया, अम्मा ये कौन है? अम्मा ने कहा ये भी देवता है दुर्गा भगवती। इस बार बेटी ने प्रश्न किया, अम्मा ये देवता क्या होते हैं? अम्मा ने कहा ये देवता गुण के प्रतीक हैं, गुण ही उन्हें देवता बनाता है। कृष्ण युग पुरुष थे, अन्याय का विनाश, न्याय की स्थापना उनका लक्ष्य था। राम मर्यादाओं के लिए सब कुछ निछावर करने वाले, शिव दूसरों के लिए हालाहल पीने वाले। बेटी ने उन्हें देखा और देखती रही ध्यान से। बेटी ने प्रश्न किया, अम्मा ये कौन है? इस प्रकार बैठे हैं, सबसे अलग अकेले। अम्मा ने कहा ये बुद्ध है, महात्मा बुद्ध। बेटी ने प्रश्न किया, बेटी ने प्रश्न किया बुद्ध कौन होते हैं? अम्मा ने कहा अच्छे आदमी बुद्ध होते हैं, दूसरों के लिए ही जीते हैं, दूसरों के निर्माण के लिए ज्ञान ज्योति फैलाते हैं, दूसरों के परित्राण के लिए जीवन लगा देते हैं। बेटी ने कहा बुद्ध से, हे अच्छे आदमी, मुझे भी अच्छा आदमी बना दो। बेटी ने प्रणाम मुद्रा में मूर्ति को देख माँ से कुछ पूछा। एक क्षण रुककर मूर्ति को प्रणाम किया। मूर्ति हनुमान की। इस बार माँ ने पूछा बेटी से, बेटी क्यों ऐसा किया? तुमने देवताओं को तो प्रणाम नहीं किया, बुद्ध को भी प्रणाम नहीं किया, फिर इनको ही क्यों प्रणाम किया? बेटी बोली, माँ इन्होंने प्रणाम किया है मुझे, इनको तो प्रणाम करना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक से एक बढ़ के रोचक कविताएं और 91 वर्ष की उम्र में इतनी ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दास। अभूतपूर्व, बहुत धन्यवाद। अभूतपूर्व, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी आनंद आया। अब हम आत्मा कविता का जो सार है सर, वो बहुत ही ज्यादा दिल को छुआ है। उसको हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी जी जी, शुक्रिया। तो अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम में, और अगले पड़ाव पर हमारे साथ जुड़ेंगी कुआलालंपुर से श्रीमती सपना केकरे जी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती सपना केकरे काव्य पुस्तक ओस की बूंदे की लेखिका हैं और यूनाइटेड बाय इंक नामक एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की संस्थापिका हैं। लेखकों को पाठकों से जोड़ने का यह मंच के द्वारा इन्होंने 4 पुस्तकों कलर ऑफ लाइफ, अंजुली रंग भरी, लॉट्स एंड फाउंड इन द डिजिटल एरा और आभासी दुनिया के अनोखे रिश्ते का संकलन भी किया है। प्रबंध में स्नातकोत्तर करने के बाद अपने 20 वर्षों के अनुभव के दौरान कई वर्ष आप विभिन्न कंपनियों में मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्यरत रही हैं। इसी दौरान आपने मुंबई के विख्यात SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में मुख्य समन्वयक और पुणे के सिम्बायोसिस में व्याख्याता के रूप में भी कार्य किए हैं। इवेंट मैनेजमेंट करने के साथ साथ वह गत 10 वर्षों से एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। सपना जी इन सभी कार्यों को करने के साथ साथ एक टेरो कार्ड रीडर भी हैं। नृत्य और कोरियोग्राफी से लेकर बागवानी और खाना पकाने की भी शौकीन है। भारत के एक छोटे शहर उज्जैन में पली बड़ी सपना आजकल अपने परिवार के साथ मलेशिया में रहती हैं। श्री सपना केकरे जी आज कविता सुनाने जा रही हैं। कविता का शीर्षक है खुशबू मेरे वतन की। जी सपना जी। बहुत धन्यवाद गौतम जी, आज इस मंच के साथ जोड़ने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और आरती यहाँ पे हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, और सबसे पहले तो उसका धन्यवाद कि आपके साथ मुझे उन्होंने जोड़ा, और इतने बड़े दिग्गजों के बीच सुनने को और सुनाने को कुछ मिल रहा है, इससे बेहतर तरीका विश्व हिंदी दिवस मनाने का और क्या हो सकता है। हमारा एक छोटा सा मंच है यूनाइटेड बाय इंक, जिसके जरिए से हम कोशिश करते हैं कि अपने तौर पे जहाँ भी हैं वहाँ लोगों को जोड़ें और अपनी हिंदी की सेवा करते रहें। बस आपने एक और मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले शुरू में 4 लाइनें सुना के शुरू करती हूँ, और एक कविता है जो बहुत दिल के करीब है। आज के दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कविता सुनाना ज़्यादा सही हो, क्योंकि हिंदी से भी खुशबू आती है मेरे वतन की। और जब हम बात करते हैं अपने देश की, और खासकर हम कई लोग यहाँ पे प्रवासी भारतीय होंगे, सभी मेरी इस भावना से शायद सहमत हो कि जो भाषा है वो हमें हमारी धरती के साथ जोड़ के रखती है। खाना, जैसा विक्टर जी ने कहा,
एक होता है खाना, और जो मतलब भाषा है उसके जरिए हम अपनी धरती के, हमारे जो अपने पुराने लोगों के साथ जुड़ने का एक तरीका है, वो हमारी अपनी भाषा है, और उसे जोड़ के रखना अपने आप को जड़ों से, वो हमारी भाषा हमारे लिए करती है। इसके लिए हम एक और कदम उठाना चाह रहे हैं, हम बहुत जल्दी आप सभी को वो भी बताएंगे। हम सभी लोग बाहर रहते हैं और हमारे बच्चे जो बाहर रहते हैं अपनी भाषा को सीखना चाहते हैं कई बार, लेकिन हमारे पास मंच नहीं होता, हमारे पास टीचर्स नहीं होते, हमारे पास सुविधाएं नहीं होती। तो कोशिश जारी करी है, हमने एक छोटी सी मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी मातृभाषा, शिशिर जी ने जो बात करी मातृभाषा की, सबसे ज्यादा मन की बात आप मातृभाषा में कर सकते हो, और मातृभाषा से बेहतर तरीका नहीं है। आप कविता लिख सकते हो, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन जो आप कविता अपनी मातृभाषा में लिखोगे वो आपके मन के साफ भाव होंगे। तो अपनी भाषा को जानने का अधिकार हर किसी को होता है। मातृभाषा सिखाने का एक छोटी सी मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं, 8-9 अलग अलग भाषाओं को सिखाना शुरू करेंगे, हिंदी को भी शुरुआत करेंगे हिंदी के साथ सबसे पहले। तो आज आपके मंच से सबसे पहले आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी उसके लिए, और अपनी कविता आप तक पहुंचाऊंगी। मेरे वतन की खुशबू जिससे आती है, मेरे हिंद की भाषा वही हिंदी कहलाती है। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता की शुरुआत करूंगी, खुशबू मेरे वतन की। एक प्रवासी भारतीय का दुख भी झलकेगा मेरी कुछ पंक्तियों में, तो उसके लिए मुझे माफ करेगा। आज उल्लास और उमंग के बीच में थोड़ी से मन के भाव जो दर्द भरे हैं वो भी उठ के शायद बाहर निकले। जरूर। क्यों याद बहुत आती है, सदन का आशीर्वाद हो तो शुरू करती हूँ। जी 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 जी। क्यों याद बहुत आती है, क्यों याद बहुत आती है, क्यों अंदर से झकझोर जाती है, क्यों नहीं भूल पाती हूँ मैं, क्यों आज भी सपनों में आकर सताती है। क्यों याद बहुत आती है वो मेरे देश की धरती। बरसों तक दूर रही हूँ तुझसे, नापा धरती का हर एक कोना। बरसों तक दूर रही हूँ तुझसे, नापा धरती का हर एक कोना। देखे दुनिया के अद्भुत नजारे, पाए कई सुख इस धरा के। फिर भी मन का एक छोटा सा कोना क्यों रहता है सूना सूना। फिर भी मन का एक छोटा सा कोना क्यों रहता है सूना सूना। ना जाने ऐसा क्या है तुझमें, ना जाने ऐसा क्या है तुझमें कि आज भी हर होली हर दिवाली मन परिंदा बन जाता है, तेरी ओर खिंचा जाता है। मन परिंदा बन जाता है, तेरी ओर खिंचा जाता है। आज भी ढूंढती हूँ मैं छवि तेरी, आज भी ढूंढती हूँ मैं छवि तेरी। लजीज हिंदुस्तानी पकवानों में। विक्टर सर आप इस बात को शायद पुष्टि देंगे। मंदिर के प्रसाद की लंबी कतारों में, अपनी हिंदी के माथे की इस बिंदी में। ऐसा क्या है तुझमें मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ, मगर आज भी अपने होने के निशान तुझी में खोजने आई हूँ। शायद कुछ देर तो सुकून मिलेगा, आज इसी एक आस के साथ आप सभी के बीच चली आई हूँ। क्योंकि आती है खुशबू मेरे वतन की, अपनी इस हिंदी की इस महफिल में। क्योंकि आती है खुशबू मेरे वतन की, अपनी हिंदी की इस महफिल में। बस थोड़ा खुद को, थोड़ा अपनी उस धरती को, अपनी इस हिंदी में खोजने आई हूँ। खुशबू है तू मेरे वतन की, यूं ही नहीं मैं तेरी ओर खिंची चली आई हूँ। मेरी हिंदी को, मेरी मातृभाषा को मेरा ये नमन आप सबके समक्ष रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कविता को सुनने के लिए। और प्रताप जी, शिशिर जी, सभी मान्य अतिथिगण और सारे श्रोतागण को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया सपना जी, आपने जो दिल की बयां जो की है, मुझे लगता है कि विक्टर जी या यहाँ पर जितने भी लोग हैं
सबके अंतरात्मा से वही आवाज आती होगी जो उन्होंने अपने बताया। बहुत 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 खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी। बहुत खूब। एक प्रवासी भारतीय को तो आपने झकझोर के रख दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है। सही में। तो ऐसे प्रवासी भारतीयों को यदि हिंदी सिखानी है अपने बच्चों को तो यूबीआई का मंच बिल्कुल तैयार है। बहुत जल्द हम शुरू करेंगे क्लासेस ऑनलाइन। आप बिल्कुल बच्चों को हिंदी से जोड़िए, बस मेरी ये एक मुहिम है अब अगली। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी। अब हम हरिकिशन जी से निवेदन करेंगे कि हमारे अगले वक्ता को हमारे समक्ष पेश करें। हमारे साथ हैं यशवंत गहलोत जी। यशवंत जी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, वहां से उन्होंने एमफिल किया है और वर्तमान में अभी नाबार्ड बैंक में राजभाषा प्रबंधक हैं। लेकिन गहलोत जी का एक बड़ा योगदान जो हम सबके जीवन में झलकता भी है कई बार, वो ये है कि जब आईटी का इतना विस्तार हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, तो उन्होंने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ मिलकर के हिंदी को कैसे अडेप्ट किया जाए उस संबंध में उन्होंने काफी काम किया। तो मैं अनुरोध करूंगा यशवंत गहलोत जी से वो भी कुछ बात कहें, और वो लिखते भी रहे, तो अगर उन्होंने कुछ लिखा हो आज के लिए तो वो भी सुनाएं। नमस्कार। आज आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज काफी साफ साफ आ रही है। जी धन्यवाद डॉक्टर गौतम और सभी अनुभव समृद्ध साथियों। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सभी के साथ जुड़ पा रहा हूँ। दरअसल वास्तव में ये वसुधैव कुटुंबकम इस मंच के माध्यम से हो पा रहा है। तो आप सभी साथियों को प्रवासी भारतीय दिवस और विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कम मौका है, वरना 5-7 साल पहले किसी को पता ही नहीं था कि विश्व हिंदी दिवस कब होता है। लेकिन हिंदी का विस्तार इस तरीके से हो रहा है कि आज व्हाट्सएप और अलग अलग माध्यमों से बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के लोग हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये हिंदी का विस्तार है और इसी में आप हिंदी का उज्जवल भविष्य भी देख सकते हैं। मैं कुछ बातें जो रखना चाहूंगा, मुझे लगता है कई बार हमारे साथी हिंदी का भविष्य देख के कुछ आशंकित रहते हैं कि आगे किस तरीके से हिंदी बढ़ेगी। तो मेरा मानना है कि हिंदी आगे अच्छी बढ़ेगी। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक गुरुद्वारे की लंगर सेवा देख कर के एक राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आगे से जो लंगर चलेगा उसकी सारी व्यवस्था राजकोष से मैं देखूंगा। तो गुरुद्वारा के जो प्रबंधक थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, राजा तो कहीं आए और गए, शासन कहीं आए और गए, जो ये सुविधा जो जनता की ताकत से चल रही है वही आगे तक चलेगी और वो चलती रहेगी। अगर राजा ने चलाई तो कुछ दिन चलेगी, फिर उसके बाद रुक जाएगी। तो हिंदी के साथ भी यही है कि जरूरी नहीं है कि हमें सरकारी प्रश्रय वैसा मिले और हम सरकारी सुविधाओं से आगे बढ़ें। जनता जिससे आगे बढ़ाएगी, जिसे बाजार आगे बढ़ाएगा, जो बाजार की मांग होगी वह हिंदी जरूर आगे बढ़ेगी, वो हिंदी कभी खत्म नहीं होगी। तो कुछ बातें मैं जो जल्दी जल्दी रखना चाहूंगा कि हिंदी भाषी वर्ग जो हमारा है, जैसा हमारे साथियों ने बताया, करीब 45 करोड़ लोग तो यहाँ बोलने वाले हैं, पूरे विश्व में और अधिक होंगे। तो ये मुख्यतः एक उपभोक्ता वर्ग है, कंज्यूमर है। हम इन्वेंटर नहीं है उस हद तक, और उस हद तक हम मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, लेकिन कंज्यूमर होना भी अपने आप में एक बड़ी ताकत है। उपभोक्ता, क्योंकि उनके लिए आप इंटरनेट पे उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए कई सारी सुविधाएं हिंदी में लगातार आ रही हैं। फिर आप देख रहे होंगे कि पहले ये था कि अगर आपको कुछ जगहों तक पहुंच चाहिए तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप बहुत अच्छे स्कूल या विश्वविद्यालय से पढ़े हों, और आपके पास पैसा हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा है। जैसे डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि बढ़े हैं, आप एक छोटे से जगह पे बैठ के भी आप दुनिया भर तक पहुंच सकते हैं। आपको हिंदी लिखना या आना जरूरी नहीं है, आप अपना वीडियो तैयार करके यूट्यूब पे डाल सकते हैं। ऐसे कई हिंदीतर भाषी लोगों के वीडियो हैं। लगातार वो यूट्यूबर हैं जो लगातार कई विषयों पर यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं और उनको देखने वालों की संख्या लाखों में है, कई की तो करोड़ों में है। तो ऐसे लोग वीडियो बनाकर भी कमा रहे हैं हिंदी से।
तो ये हिंदी जो है अब केवल हिंदी के अध्यापकों या प्रोफेसरों या हिंदी अधिकारियों या हिंदी पत्रकारों, हिंदी संपादकों तक ही सीमित नहीं रही है। हिंदी का दायरा बहुत बड़ा है और यह बढ़ता हुआ दायरा ही इसके उज्जवल भविष्य का संकेत है। अब जो है उड़िया भाषी, मराठी भाषी और भी अलग अलग कन्नड़ भाषी, आप देखेंगे आपको कैमरा किस तरीके से चलाना है, अगर आपको कौन सी कार खरीदनी है, आपको कहाँ घूमने जाना है तो कहाँ कहाँ जाना है, तमाम तरह के वीडियो बनाने वाले आपको हिंदीतर भाषी मिलेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट आपको हिंदी में अच्छे ब्लॉग मिलेंगे और ये लोग हिंदी में लिखकर, हिंदी में वीडियो बनाकर कमा रहे हैं। और जो लोग कमा रहे हैं वो जरूर जब हिंदी कमाई से जुड़ रही है तो हिंदी जरूर आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आजकल लोग ऑनलाइन खरीद से पहले भी ऑनलाइन रिव्यू देखते हैं कि कोई वस्तु कैसी है, कैमरा कैसा है या कोई सामान कैसा है। तो ये रिव्यू भी लोग जो हिंदी भाषी जो हैं वो हिंदी में देखना पसंद करते हैं। अंग्रेजी भाषी लोग तो पहले इंटरनेट से जुड़ ही गए थे। अभी जो लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा सर्वे है कि हर 10 में से जो नए लोग जुड़ रहे हैं, हर 10 में से नए जो 9 लोग हैं वो भारतीय भाषा इंटरनेट पे देखना पसंद करते हैं। तो वो इंटरनेट पे चूंकि मांग है तो आपूर्ति भी है, तो एक तरीके से एक जनतांत्रिक मंच तैयार हुआ है इंटरनेट पर जो जनता के लिए जनता की भाषा में काम कर रहा है। उसके कई नकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि सकारात्मक पक्ष हम भाषा को लेकर बात कर रहे हैं तो उसके माध्यम से हिंदी का भी प्रसार हो रहा है। पहले जैसे फिल्मों ने हिंदी का प्रसार किया था, दुनिया भर तक हिंदी पहुंचाई थी। अभी OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा कंटेंट हिंदी में मिल रहा है। अभी कोई भी अपनी कविता लिखे तो उसे प्रकाशित कराने के लिए क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी सॉरी, दरअसल इस माध्यम में यही चिंता रहती है कि मेरी आवाज जा भी रही है नहीं। तो ये जो सुविधाएं हैं, अब जैसे मुझे अगर अपनी कविता प्रकाशित करनी है, दुनिया तक पहुंचानी है, तो मुझे किसी संपादक की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकाशक की आवश्यकता नहीं है। मैं फेसबुक पे या किसी भी मंच पर डालूंगा और दुनिया भर के लोग वो मेरी बात पढ़ सकते हैं। तो इस बात ने बहुत लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया है और बहुत लोग अपना कंटेंट तैयार करके ऑनलाइन उपलब्ध कराने लगे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की भूमिका बहुत अधिक अपेक्षा नहीं है, लेकिन मानकीकरण भाषा का थोड़ा सा होते रहना चाहिए। तो उसमें सरकार जरूर अगर मानकीकरण पर ध्यान दे सकती है, वरना जनता अपने से अपनी भाषा को बढ़ा रही है। और भारत में तो इंटरनेट और मोबाइल सेट काफी सस्ते हुए हैं, तो उस वजह से लोगों तक पहुंची है भाषा और लोग भी अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। कई सारे आपको ऑलमोस्ट करीब सारा साहित्य आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि अच्छा, मुझे कभी कबीर का कोई दोहा याद आया, कभी दिनकर की कविता याद आई, तो मुझे कोई किताब खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं गूगल पे खोजता हूँ और मुझे मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है जिसके जरिए हिंदी पहुंच रही है और हिंदी का विस्तार हो रहा है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब कहेंगे कि भाषा की किस दिशा में बढ़ रही है, तो मेरा मानना है कि मनुष्य समाज जिस दिशा में बढ़ रहा है, भाषा भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं अपनी एक, चूंकि हरिकिशन जी ने कहा, एक छोटी सी कविता सुनाकर अपनी बात का समापन करना चाहूंगा। बहुत अच्छी कविताएं सुनाई गई है, लेकिन अब मुझे अवसर मिला है तो एक छोटी सी कविता मेरी ओर से। एक शब्द पर लिखी थी मैंने कविता। शब्द भी एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक खोज है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो ये थी, शब्द तुम सबसे महान खोज हो इंसान की, शब्द तुम सबसे महान खोज हो इंसान की, तुम पर सबका हक समान, जागीर नहीं धनवान की। शब्द किसी की जागीर नहीं है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है उस अर्थ में। फिर लिखा है, शब्द शारदा का वरदान, ज्ञान भी विज्ञान भी, शब्द बिना जीवन वीरान, है अभिव्यक्ति जहान की। शब्द घनानंद, शब्द सुजान, शब्द बातें रसखान की। और एक आखिरी पंक्ति है इसमें, मैं बूढ़ा तुम सदा जवान, शब्द दवा लुकमान की।
तो धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। बड़ा अच्छा लगा आप सभी से जुड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत जी। मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम क्षमा चाहते हैं कि हम लोग थोड़े प्रोग्राम से 10 मिनट लेट चल रहे हैं, पर फिर भी हम चाहेंगे कि अगर आप लोग के पास 10 मिनट समय हो तो प्रोग्राम को जिस रूप में हमने सोचा था उस रूप में अपने मित्र मंडली के साथ संपूर्ण करें, क्योंकि एक बहुत ही अनौपचारिक प्रोग्राम है जहाँ पे कि सभी लोग एक दूसरे के मित्र ही हैं, मित्रों के द्वारा मित्रों के किया प्रोग्राम है। तो आखिरी पड़ाव में हमने सोचा था कि भाई जैसे बच्चों को मौका दिया गया कि कोई कुछ बोलना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, उसी तरह वयस्कों के लिए है कि कोई भी वयस्क अगर कुछ सुनाना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, हिंदी के मंच पर कोई कविता सुनाना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास आरती दीदी ने मैसेज किया है कि वो कुछ सुनाना चाहती हैं और उनकी बेटी भी। तो कृपया आप आगे आएं और अपनी चीजों को साझा करें। धन्यवाद गौतम जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के। सबसे पहले आयुषी, ये 9 साल की मेरी डॉटर है और ये डेली संस्कृत के श्लोक और कुछ सीखती है, तो ये आपसे कुछ शेयर करना चाहेगी। आजकल जैसा कि होता है, कभी हमने सोचा ही नहीं कि हैप्पी बर्थडे टू यू जब हम करते हैं तो उसको किसी और भाषा में भी बोल सकते हैं। तो इनका एक ग्रुप है बाल विहार, उन लोगों ने शुरुआत करी है संस्कृत में, अब सबको हैप्पी बर्थडे ये लोग बोलते हैं। तो अगर आप लोगों का अरे वाह, बहुत बहुत इनोवेटिव। जन्मदिनमिदं ए प्रिय सखे सन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थनामहे भवतु सायिषी ईश्वर सदा प्रार्थनामहे ईश्वर सदा प्रार्थनामहे पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत 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 सुंदर। और आप लोगों की कहानियां जो आप लोगों ने खुद लिखी है वो सुन के बहुत मजा आया, क्योंकि मैंने कभी कुछ ज्यादा लिखा नहीं, बट किसी से बोरो करके जो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी, हम सबकी कहानी मुझे आप लोगों से आज शेयर करनी है, क्योंकि ये जो माहौल आपने बनाया तो मेरा भी मन हो रहा है कुछ बोलने का। हाँ हाँ, यही तो मंच बना है कि सब लोग बोल सकते हैं आज, एक सब लोग मजा आनंद ले सकते हैं। ये जो संस्कृत की पोयम है, एक कुछ और मैं शेयर करना चाहूंगी कि सपना उनकी मम्मी वो हमारी संस्कृत टीचर थी हमारे स्कूल में, तो वो बहुत याद आती है। और जब आयुषी जब अब संस्कृत सीख रही है तो और ज्यादा मैडम लंगर मैम की याद आती है कि उन्होंने हमें स्कूल में इतना संस्कृत के लिए मोटिवेट किया और सिखाया। मम्मी तक जरूर बात पहुंचाऊंगी ये। हाँ, ओके। हम सबकी कहानी। जिंदगी से लम्हे चुरा बटुए में रखता रहा, फुर्सत से खर्चूंगा बस यही सोचता रहा, उधरती रही जेब करता रहा तुरपाई, फिसलती रही खुशियां करता रहा भरपाई। एक दिन फुर्सत पाई सोचा खुद को आज रिझाऊं, बरसों से जो जोड़े वो लम्हे खर्च जाऊं, खोला बटुआ लम्हे न थे, जाने कहाँ बीत गए, मैंने तो खर्च नहीं किए, जाने कैसे बीत गए, फुर्सत मिली थी सोचा खुद से ही मिलाऊं, आईने में जो देखा पहचान ही न पाऊं, ध्यान से देखा बालों पे चांदी सा चढ़ा था तो मुझ जैसा, पर जाने कौन खड़ा था, जाने कौन खड़ा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, काफी काफी शानदार, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जैसे कि मंच खुल गया है, और भी कोई वयस्क अगर कुछ साझा करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि ये दोस्तों और दोस्तों के दोस्तों की महफिल जमी है, यहाँ पर आनंद ही पूर्ण रूप से लेना है। तो कोई भी मन में बात हो तो रख सकते हैं, इसके पहले कि हम लोग आज की कार्यक्रम को समाप्त करें। मेरी तरफ से कुछ गौतम सागर साहब, मैं कुछ अरे हाँ बताना विजय, चाहता हूँ। भाई विजय हमारे बचपन के मित्र हैं, तो यहाँ सभी मित्रों के मित्र ही हैं, तो
ये बोलिए सही विजय। बात है। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी, सुनाइए। थैंक यू। बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि बाहर रहने के बाद पता चलती है, अपनी धरती की याद आती है, अपने परिवार, अपने संबंधी जितने भी लोग वहाँ होते हैं उनकी यादें कुछ ज्यादा ही आती है। और जब प्रताप सोमवंशी जी सुना रहे थे कि वो जब बाहर निकले तो किस तरह से उनकी एक मुलाकात हुई, वह घटना जब याद आती है तो शायद इसमें उमाशंकर साहब भी हैं, गौतम बाबू भी हैं, तो उनके साथ ही वो घटना मुझे भी याद आती है कि जब हम लोग एक बार फ्रांस गए थे एमटेक करने के लिए, तो सब सारे लोग फ्रेंच बोल रहे थे और हम लोग कुछ लोग हिंदी भाषी। अब हम लोग खोजते थे कि भाई कोई ऐसे प्राणी मिले जिससे कि हम लोग हिंदी में बात कर सके। वहां पर मुझे हम लोग को एक दुकान पर गया जहां पर पहली बार लिखा हुआ था बाटा शो। अपने इंडिया में तो समझ सकते हैं कि बाटा शोरूम का मतलब क्या होता था कि पापा जब भी बोलते थे चलो शू खरीदना है, जूते खरीदने हैं, कहाँ चले, सीधे बाटा शोरूम। तो वहां देखा, पहली बार देखा बाटा शोरूम, हम लोग खुशी से पागल हो गए। हम लोग वाह चलो चलो चलते हैं उसमें। जो ही जब वहां गए तो हम लोगों ने अपनी बातें तो कुछ होती है, चलो ये खरीदते हैं, यहाँ भी अभी भी 99 पेंस करके लिखा हुआ है। मतलब एक जो बाटा की होती थी ना वो कुछ भी 13 रुपया 95 पैसे, तो वही चीज वहां भी लिखी हुई थी। हम लोग वही आपस में बात कर रहे थे कि ये 95 पैसे कभी नहीं छूटेंगे ये। तो जब वहां पर हम लोगों ने देखा तो कहीं से आवाज आई, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। हम लोगों ने कहा अरे ये किधर से आ गई ये आवाज है, ये तो आवाज जानी पहचानी लग रही है। फटाफट हम लोग गए और वो भी इसी तलाश में थे कि कोई हिंदी भाषी मुझे मिले। और हम लोग की तरफ से हम लोग 4 लड़के थे, उधर से उन लोग 2 लड़के थे। आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि जब पहली मुलाकात हुई, बाटा से सीधे उनके घर पे गए, वहीं चाय नाश्ता, भाई अब तो शाम हो गई कि चलो चलते हैं अब छोड़ो। बाद में फिर वही मुलाकातें आगे बढ़ते चली गई। तो जब प्रताप जी ने ये बातें सुना रही थी तो मुझे हम लोग को वही घटना याद आ रही थी कि वाह क्या बात है, मतलब ये घटना सबके साथ होती है लेकिन वो शेयर इस मंच पे हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। इसी बात पे मैं कुछ एक शरद ऋतु की एक कविता है जो कि अभी कुछ दिन पहले हमारे ही रिलेटिव ने लिखे और उन्होंने बस अपनी चीजें कुछ लिखी है तो मैं उस चीज को शेयर करता हूँ। हवाएं हो गई है सर्द, आओ धूप में कुछ पल बिता लें, कहें कुछ अपने मन की, रिश्तों पर जमी बर्फ पिघला लें, चटक से तोड़े मूंगफली, फैलाएं छिलके छत पर कुछ दाने खा लें। अवसाद भरे जीवन की दौड़ धूप में थक से गए हो तो कुछ देर सुस्ता लें। बातों के तिल का ताड़ नहीं, तिल में थोड़ा गुड़ मिला लें, खाएं गजक बानी में थोड़ी मिठास बना लें। व्यवहार की चादर में अहम की सीलन है, दबी रजाई में ईर्ष्या की दुर्गंध है, इन्हें खोलें और जरा धूप लगा लें। हवाएं हो गई है सर्द, आओ धूप में कुछ पल बिता लें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और जब विजय तुम इंग्लैंड में बैठे हो, बाहर शायद बर्फ जमी होगी, उसमें तुम शरद ऋतु की कविताएं पढ़ रहे हो। यही चीजें हुई थी अभी कुछ दिन पहले की बात। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विजय। और ये पुरानी स्मृति को याद करवाने के लिए हम लोगों का फ्रांस का समय, एक छोटे से शहर में हम फ्रांस में थे जहाँ पे कि गिने चुने लोग हुआ करते थे जो भारत की हिंदी भाषा बोलते थे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय। और भी कोई आदमी कुछ साझा करना चाहते हैं इसके पहले कि हम लोग आज के कार्यक्रम को समाप्त करें? गौतम, अमित अरे सिंगापुर अमित, से। अरे अमित, बोलो बोलो बोलो। सब हमारे मित्र मंडली यहाँ बैठे हैं। सिंगापुर में कैसा आपकी मौसम है? आपके बस सिंगापुर में लगातार बारिश हो रही है पिछले 3-4 दिनों से। चलो तो भाई अच्छी बात है, हर जगह की मौसम की जानकारी मिल रही है अभी यहाँ लाइव। नॉर्मली यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती है, यहाँ तो हमेशा एक टाइप का मौसम होता है, बट अभी कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। तो अमित भाई आप बताएं क्या? पहले तो मैं माफी मांगूंगा कि मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया। एक्चुअली टाइमिंग का थोड़ा इशूज था। वो अच्छा। 7 बजे सिंगापुर टाइम लिखा हुआ था, बट बेसिकली वो 6 बजे होना चाहिए था। ओ सॉरी, तो उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, बिकॉज मलेशिया का 6 बजे लिखा हुआ था तो दोनों का साथ होना चाहिए। बट एनीवे, सो पूरा मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, बट शायद रिकॉर्ड किया हुआ है इवेंट है, तो बाद में शायद शेयर कर सकते हैं।
सॉरी अमित, तो सॉरी इतने सारे लोग को जोड़ते हुए कि ऑस्ट्रेलिया से लेके यहाँ तक तो थोड़ी गलती हो गई, माफी चाहता हूँ अमित। नहीं, कोई नहीं। तो पहले तो जो ही मैं जितना भी इसमें जितना देर तक भागीदार रहा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड एक बहुत लंबे समय के बाद हिंदी की ये प्रक्रिया, बिकॉज ऐसा है कि काम में या कहीं भी नॉर्मली बोलचाल की भाषा इंग्लिश ही हो गई है। भारत से बाहर निकलने के बाद अपने ग्रुप में हिंदी में बात करते हैं, बट एक ऐसा मंच जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना शेयर किया, एंड स्पेशली जो सब लोग अपने कविता पाठ और भारत के से और सभी देशों से लोग जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मुझे जानते हो, मैं कोई कवि बैकग्राउंड का आदमी नहीं हूँ, मैं कविता शायद ना सुना पाऊँ, बट एटलीस्ट उसकी प्रशंसा तो कर ही सकता हूँ। सो एक डॉक्टर दास साहब ने जो कविता पाठ की, उनकी सारी कविताएं बहुत अच्छी थी। मैडम सपना ने कविता पाठ की, बहुत अच्छी कविताएं थी। डॉक्टर दास की एक कविता जो देवता की को परिभाषित करता है, ये बहुत ही ज्यादा छूने वाला था। और इस टाइप का सवाल कोई आज से नहीं, हमने पहले भी सुने हैं और आज के बच्चों से भी आता है, सब लोग से आता है, देवता क्या है। तो उन्होंने देवता की परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से दी है। एंड इसको मैं बोलूंगा वैज्ञानिक तरीके से किसी को समझाया जा सकता है, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये भगवान की देवता की एक वैज्ञानिक परिभाषा है। तो मैं आग्रह करूंगा यदि ये आप शेयर कर सकें, सबसे साझा कर सकें, तो मैं अपने ग्रुप में और कोई भी देवता के बारे में पूछेंगे तो इससे अच्छा देवता को वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। सही अर्थों में जो क्योंकि मनुष्य को जब भगवान ने बनाया तो उसने कोई देश की सीमाओं में तो बांधा नहीं, उसने समाज की सीमाओं में तो बांधा नहीं। तो सही अर्थों में जो मनुष्य होने का मतलब है वो ऐसे लोगों का जीवन है जो अलग अलग कल्चर और अलग अलग उसमें परिवेश में रहते हुए ये चीजें अलग अलग भाषाओं के जानकार हैं। मैं जब 2015 में आया था जर्मनी, तो हैम्बर्ग में 2 टैक्सी ड्राइवर्स से मिला। वो टैक्सी ड्राइवर्स मॉन्टी और लवली, तो इंडियन टैक्सी ड्राइवर्स हैं, और उनकी खासियत ये है कि वो पंजाबी म्यूजिक के साथ जर्मन भाषा में गाने लिखते हैं और गाते हैं, और उनके गाने काफी मशहूर हैं। तो ये एक उस समय डिबेट यूरोप में चल रही थी इंटीग्रेशन को लेके कि किस तरह बाहर से लोग आते हैं, सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाते। तो जब हम उनसे मिले तो हमको लगा कि देखिए कितना अच्छा जीता जागता उदाहरण है कि म्यूजिक पंजाबी है और लिरिक्स जर्मन लैंग्वेज में है। तो ये जो कुछ उदाहरण है हमारे सामने, चाहे डॉक्टर विक्टर हो, चाहे डॉक्टर दास हो, सपना जी हो, और हिंदी की जिस तरह सेवा कर रहे हैं प्रताप जी संपादक के तौर पर, लेखक के तौर पर, यशवंत जी, डॉक्टर अनुहार, डॉक्टर सागर जी स्वयं, तो सब लोगों का आज सानिध्य प्राप्त हुआ। ये हम लोगों के लिए वाकई गर्व की बात है। खासतौर से छोटी बच्ची, चाहे सोहित जी की बच्चियां हों या आरती जी की बेटी, जिन्होंने संस्कृत के संस्कारों को ऐसे जीवंत रखा है। और इतना ये वाकई आप सब लोगों से मिलना, जैसे आज का जीवन, आज का जो समय था, लगता है कि कितना अच्छा सदुपयोग हुआ हिंदी दिवस का, कि इतने अलग अलग तरह से लोग संस्कारों को बचाए हुए हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरी ओर से बस यही विनती है कि आगे फिर जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार जी। मेरी ओर से भी नमस्ते सभी श्रोतागण और खासकर सभी वक्तागण को बहुत बहुत शुक्रिया महफिल जमाने के लिए, भाव भंगिमा के साथ जुड़ने के लिए। तो हम लोग फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ हम आज का सभा का समापन करते हैं।